अच्छा ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है, ठीक है सही है। चले, हमने लास्ट मीटिंग, अभी जो लास्ट हमारा सेशन था इसमें हम लोग फ्लोर प्लान के ऊपर थे। तो फ्लोर प्लान क्या होते हैं? वो वाली बैंक्स या इंस्टीट्यूशन जो कि हमारी इन्वेंट्री को फाइनेंस करते हैं, वो जिनसा एक उनको हम लोग एज अ पेमेंट मेथड यूज करते हैं। यानी कि हम व्हीकल जब परचेज करते हैं ऑक्शन से, तो वहाँ पर हमारे पास जो पेमेंट मेथड्स होते हैं उसके अंदर ये एक फ्लोर प्लान भी एज वन ऑफ द पेमेंट मेथड्स होता है जो कि अवेलेबल होता है। ठीक है, पैक अमाउंट जो है वो तो हमने डिस्कस कर लिया कि क्या होता है। फिक्टिशियस कॉस्ट होती है उसको बढ़ाने के लिए ताकि हमारा कमिशनेबल जो प्रॉफिट है वो कम हो जाए। फ्लोर प्लान की जो कॉस्ट होती हैं उसके अंदर कर्टेलमेंट्स होती हैं। कर्टेलमेंट्स का कोई मुझे मतलब बता सकता है आप लोगों में से, दोनों में से? हमजा हमजा आपको क्या समझ है कर्टेलमेंट क्या होती है फ्लोर प्लान की कॉस्ट के अंदर? नहीं सर, वर्ड सुना है, नॉट श्योर अबाउट आपको समझ आइए वकास क्या होती है, कर्टेलमेंट क्या होती है? सर जो 120 डेज में हमने उनको 10% जो 3 डिस्ट्रीब्यूशंस बनाई हुई हैं, 60 डेज, 90 डेज और 120 डेज, जो हर 10% ऑफ द व्हीकल प्राइस हम उनको पे कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यानी कि 120 डेज के जो साइकिल में हमने जो उनको जो फाइनल पे ऑफ देना होता है वो फिर प्रिंसिपल का 70% रह जाता है, प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट और चीज़ें वीज़ें जो भी होती हैं फीस वगैरह वो रह जाती हैं। देखिए ठीक है, तो और फिर हमें ये ऑडिट की हमें फ़ी भी चार्ज कर रहे होते हैं। और यानी हर दफ़ा हर 30 डेज़ के बाद वो आते हैं तो हमें ऑडिट की फ़ी चार्ज करते हैं। फिर उसके अलावा और भी उनकी कई फ़ीस होती हैं। हमें जो अगर हमें कुछ वो मेल करेंगे या कुछ करेंगे उसका मेलिंग की कॉस्ट होती है, तो इनकी फीस होती हैं जिनको समझना ज़रूरी होती है। प्लस इंटरेस्ट उनका होता है जो कि वो प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा होता है। तो ये फ्लोर प्लान की कॉस्ट होती है। फ्लोर प्लान की कॉस्ट थोड़ी वेरिएबल टाइप होती हैं, तो उनको हमने पोस्ट जो हमें वो पता चल रही होती हैं वो साथ साथ हम लोग उसको अपने जो हमारा जो जनरल लेजर है, जो व्हीकल का जो कॉस्ट का वो है, उसमें हमने पोस्ट करते जाना होता है उसको। राइट सर, ठीक है। ऑक्शन आर्बिट्रेशन, ये किसी को समझ आई है? याद किया क्या चीज होती है ऑक्शन आर्बिट्रेशन, क्या होती है? सर ये जो कंडीशन रिपोर्ट्स बनती हैं एट द स्पॉट जब हम व्हीकल परचेज कर रहे होते हैं, और जब हमारे पास वो व्हीकल एक्चुअली आ जाती है, फिर हम उसको कंडीशन रिपोर्ट्स के मुताबिक उसको चेक करते हैं। अगर उसमें कोई डिफरेंस वगैरह आता है तो फिर हम उसकी ऑक्शन एक्टिवेशन रिपोर्ट्स बनाते हैं। ठीक है, हाँ, मतलब इफ देयर इज अ डिस्प्यूट ऑन द CR ऑफ द व्हीकल, देन द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग, यानी उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का प्रोसेस है, वो आर्बिट्रेशन कहते हैं उसको। ठीक है, तो ये हो गया इसका आर्बिट्रेशन जो है बेसिकली जो ऑक्शन के साथ हमारा जो इन्वेंट्री रिलेटेड कोई जो डिस्प्यूट आ रहा हो उसको रिजॉल्व करने का तरीका, उसको आर्बिट्रेशन कहते हैं। वो भी ये भी ऑनलाइन प्रोसेस है, एक फॉर्म जाके भरना होता है, उसको हम लोग भर के तो उसके बाद उसको बेसिकली हम लोग उसके वहां से आर्बिट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। फिर हमें व्हीकल भेजनी पड़ती है उस करीब तरीन ऑक्शन के ऊपर, वहां पे उसका चेकिंग होती है। अगर उस चेकिंग के बाद अगर वो आर्बिट्रेशन हमारे हक में निकल आए, यानी कि हम लोग का जो क्लेम है वो सही साबित हो जाए, तो फिर वो ऑक्शन हमें कोई पैसे देगा या रिफंड करेगा, या तो वो सेल कैंसिल कर देगा, व्हीकल वापस ले लेगा, या हमें कोई रिफंड देगा। ठीक है, यानी कि उसको फिक्स करने के लिए जो पैसे होते हैं वो देगा हमें। तो वो जो अगर हम या तो अगर तो सेल कैंसिल होगी तो हमने उनसे अपने पैसे वापस लेने थे, वो हमारा फिर क्या होगा, रिसीवेबल खड़ा हो गया। और अगर हमने वो हमें रिफंड के पैसे दे रहे हैं तो वो भी हमारा रिफंड एक अभी एक रिसीवेबल हमारा खड़ा हो गया लेके। ठीक है, तो ये और उन रिफंड्स को हमने या उन अकाउंट्स रिसीवेबल्स को हमने पहले तो उनको खड़ा करना होता है मतलब अपने सिस्टम में। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसको हमने उसको फिर रिसीव करना होता है और उसको पोस्ट करना होता है लेके। ठीक है, तो एक चीज और कर दूं इसमें? जी करें। हाँ, अच्छा, ऐसा है कि एक तो ये जो सर ने बताया ऐसे ही है। सेकेंडली ये भी होता है कि आप लोग अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है। समटाइम ये होता है कि आर्बिट्रेशन के दौरान हमें जो कॉस्ट होती है ना वो कम हो जाती है, यानी कि जो लेट्स से
10,000 की व्हीकल थी, तो हमें वो जब हम विन करते हैं तो समटाइम वो कॉस्ट रहती है 8,000, हमें वो रिलीफ भी देती है समटाइम ऑप्शन वाली, तो हमने उसको एज अपनी कॉस्ट को फिर डिक्रीज भी करना होता है। मतलब आपकी इन्वेंटरी जो है वो आपने उसको दोबारा से रीस्टेट करना, उसको वापस जो एक्चुअल कॉस्ट है हमें उस पर लेके आना है, लेकिन वो रेयर केसेस में होता है। अच्छा, उसमें हमारे पास बेसिकली हमारे पास दो अप्रोचेस हैं। एक तो ये होती है कि क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हम लोग हमें जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट चीजें मिलती हैं, हमें जो मिल जाता है वो हम लोग हर एम्प्लॉय को ना दिखाएं, यानी कि उसको हम लोग छुपा के रखें इन अदर वर्ड्स। तो उसके लिए ये होता है कि हम लोग अपनी ओरिजिनल कॉस्ट को कम नहीं करते, तो वो हमारा जो एडिड कॉस्ट है उसके अंदर अगर हम लोग ये रिफंड्स को पोस्ट कर दें लेके, तो वो हमारी एडिड कॉस्ट में से कम हो जाएगी। लेकिन उसको हम लोग बेसिकली वो जिस तरह हमने पैक अमाउंट बनाया हुआ ना अपनी कॉस्ट को बढ़ाने के लिए, तो ये फिर इसको हम लोग डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट ना आए, तो ये हर कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कौन सी कंपनी इसको किस तरह से हैंडल करना चाहती है। नोरेज, आपका क्या ख्याल है इस चीज़ के बारे में? एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम उसकी कॉस्ट उतनी रहने दें, ठीक है, और वो चूंकि अब हमने सेटल करना है 2000, उसको हम एडिशनल इनकम बना सकते हैं अपनी, लेकिन वो अनरियलाइज इनकम या अनगेन किसी भी कोई इस तरह का हेड खोल के हम उसमें उसको इनकम में ऐड कर दें रादर देन करें। या सेकंड यही हो सकता है कि हम उसका जो स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रोसीजर तो यही है कि उसकी इन्वेंटरी की कॉस्ट जो है वो कम हो जानी चाहिए, लेकिन हमने चूँकि समटाइम अपनी उसको बड़ा आगे दिखाने होते हैं नंबर्स, क्योंकि उसकी बेस के ऊपर कमीशन वगैरह कैलकुलेट हो रहे होते हैं, उसको प्रिटेंड कर सकते हैं और उसको हम फिर किसी अदर किसी इनकम के यानी हम लोग के जो एडिशनल इनकम के जो हेड्स हैं ना उसमें कहीं पे डाल सकते हैं हम लोग उसको बेसिकली, कि इस तरह की जो ये इसको बेसिकली हमारी नॉन जो ट्रेडिशनल इनकम है, यानी कि इसको अकाउंटिंग टर्म्स में क्या कहते हैं, नॉन ट्रेडिशनल इनकम को, जो कि आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, अदर इनकम, एक तो आपकी ऑपरेटिंग इनकम है आपकी, एक नॉन ऑपरेटिंग या अदर इनकम उसमें चली गई आपकी। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में ये भी आता है, और इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे मैंने शुरू में भी डिस्कस किया था कि जैसे कोई अगर हम लोग जो नॉन ऑपरेटिंग में अगर हमने कोई बिजनेस कोई चीज़ ऐसी चीज़ें जो कि इन्वेंट्री के अलावा है, जैसे कोई हमने अपनी कोई कंप्यूटर या डेस्क या ऐसा की चीज़ें हमने बेच दी, या कोई हमने हमारे बिल्डिंग या रियल एस्टेट थी वो बेच दी, तो उसकी जो इनकम जनरेट होगी वो भी हमारी बेसिकली नॉन ऑपरेटिंग इनकम में या अदर इनकम में चली। तो या हमें कोई फ्री में फर्ज करें कोई चीज़ मिल गई या कोई ऐसी चीज़ होगी जो हमने तो वो भी फिर उसमें आ गई। बहरहाल ये तो हमारा हो गया इसका, यहाँ तक हम लोग पहुंच गए ऑक्शन आर्बिट्रेशन। फ्लोर प्लान्स, पैक अमाउंट और ऑक्शन आर्बिट्रेशन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए आप लोगों को कि कोई इसमें कोई सवाल है कि नहीं है इसमें? नहीं, ठीक है सर, क्लियर। हमजा, आप बताएं। आप लोग क्लियर कर जी बिल्कुल सर, क्लियर है। अगर आपको क्लियर है ना कोई चीज़, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं आप लोगों के? अभी हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को विजिट कर रहे हैं, इसके बाद प्रैक्टिकली इसको फिर सॉफ्टवेयर्स में या जो भी हमारी वेबसाइट्स है उसमें लॉगिन करके उस पर फिर जाएंगे ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, ताकि फिर वो आसानी से फिर वो फ्लो समझ में आना चाहिए कि यार ये किस तरह से चल रहा है। लेकिन इसलिए जो भी है रोक लें, पूछें, बार बार पूछ लें, जैसे कोई मसला नहीं है, ठीक है। एडेड कॉस्ट और ओरिजिनल कॉस्ट और पैक अमाउंट ये भी समझ में आ गए ना, गाड़ियों की जो कॉस्ट के अंदर चीज़ें आ रही होती हैं। यस सर। मैं ये जो पैक का क्वेश्चन है ये मैं उसके ऊपर मूव कर रहा हूँ उसको। बेसिकली यहाँ पे हमारा ये आता है ना ऊपर का क्वेश्चन है, मैंने वहाँ डाल दिया इसको कि व्हीकल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, व्हीकल एक्सपेंसेस कैसे हैंडल होते हैं। उसमें ACH का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, यानी कि स्लो वायर जिनसे उसको ACH कहते हैं, ये तो समझ आ गया ना आप लोगों को? जी सर। अच्छा, ये ACH कैसे स्केड्यूल होते हैं, ये किस तरह से, मतलब हम लोग पेमेंट कैसे करते हैं, ये इसके बारे में कोई मुझे बता सकता है? इसका तो सर थ्रू बैंक पोर्टल्स होते हैं, उसके अंदर हम अपनी चीज़ें खुद हैंडल करके और उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जी, नॉर्मली ये होता है कि जैसे हमने अगर ACH जो से अगर हम नॉर्मली यूज होता है व्हीकल परचेजिंग में बहुत यूज होता है, और परचेजिंग 90% 98% परचेजिंग कहाँ से होती है? ऑक्शन से सर। ऑक्शन से। तो ऑक्शन जो उनकी वेबसाइट्स होती हैं, तो उस पर जब जाते हैं तो वहाँ पेमेंट का मेथड होता है। तो पेमेंट के मेथड के अंदर वो उन्होंने हमारा वो कनेक्ट लिखा होता है कि आप पे थ्रू वायर, या वो उसका वो वाली ऑप्शन सेलेक्ट करें तो वो खुद ही उनका हमारे जब भी किसी वेंडर को, जैसे इस तरह का मेजर जो रेगुलर परचेसिंग के लिए जो वेंडर्स होते हैं ना, तो जी
जो कि बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जो कि वेंडर्स, ऑक्शन हमारा वेंडर है, तो वो उसके साथ हम लोग ये उनकी वेबसाइट पे या उनके ऊपर हम लोग सेटअप कर लेंगे, जहां पे हम लोग उसको बेसिकली हमारी कंपनी, हमारा बैंक, जो चीजें लॉग इन वगैरह क्रेडेंशियल सेव हुए होंगे सारे, तो वही होता है कि वहीं से डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर ही वन क्लिक ऑपरेशन, क्लिक क्लिक किया वो हमारे बैंक से निकल के उनको चले गए। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन ठीक है कि तो ये ACH वहां से हो रहा था। फिर बाद में हम लोग अपने बैंक में देखते हैं तो हमें वो ट्रांजेक्शन नजर आ रही होती है, उनके अंदर कोई मेमोज होते हैं, उनके अंदर वो जो विन नंबर, याद है आपको क्या होता है विन नंबर गाड़ी का? व्हीकल जी सर, आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो वो जी जी वो जब वो मेमोज आ रहा होता है, मेमोज के अंदर वो विन नंबर नजर आ रहा होता है, या उस तरह की कोई कुछ तरह की आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन मेमोज के अंदर नजर, तो उससे हमें पता चलता है कि ये कौन सी उसका व्हीकल का पैसा निकला है, क्या हुआ है। तो ये चीजें, इसलिए शुरू से मैं कॉन्सेप्ट को विजिट कर रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट को, ठीक है। ठीक हो गया सर। अब इसके अलावा फिर दोबारा से हम लोग जिनसे आगे चलते हैं इसकी अच्छा, ये आगे ऑक्शन आर्बिट्रेशंस को रिकंसाइल करना, यानी कि जो आर्बिट्रेशन अगर हम लोग करते हैं और वो आर्बिट्रेशन हमारे हक में आ जाए, तो हमने फिर ऑक्शन से पैसे लेने होते हैं। उसमें एक तो होता है कि वो अगर हमें रिफंड के या रिपेयर के पैसे दे रहे हैं, तो वो तो हमने उनसे ले लेने हैं ऑब्वियसली के। तो बाकी एक उसमें एक और भी उसमें कैटेगरी होती है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि हम लोग जब व्हीकल को आर्बिट्रेशन के लिए ऑक्शन भेजते हैं, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, वो भी हमने उनसे निकलवानी होती है। प्लस वो जो हमने जो ओरिजिनली खरीद के अपने पास लाए थे, अगर तो गाड़ी रिफंड हो गई, तो वो क्या नाम है, अगर कैंसिल होगी सेल, तो रिफंड के अंदर वो ओरिजिनल, जैसे हमने $10,000 की गाड़ी खरीदी थी, अब वो हमें 10,000 वापस कर रहे हैं, लेकिन हमने $500 दिए थे उसको लाने के लिए अपने पास, फिर $500 दिए उसको वापस भेजने के लिए। तो वो फिर हमारा वो 500 के दो और इनवॉइसेस हैं जो कि उन्होंने हमें रिफंड करनी है, तो वो भी ऑक्शन आर्बिट्रेशन की जो ARs है ना, उसमें आ जाएंगी लेके, ठीक है। और ये हमने नॉर्मली क्या होता है, जब आर्बिट्रेशन का केस खुलता है, तो उसके अंदर वो एक पूरा प्रोसेस होता है, वो हमें ईमेल आती है, वो उसमें हमें ईमेल में हमने इनवॉइसेस लगा के भेजनी होती हैं। फिर उसके बाद वो पैसे जब वापस आते हैं, तो हमने चेक करना होता है जो हमने जो भेजे थे, हमारे जो एक्सपेक्टेड AR था, जो रिसीव हुआ है, वो बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया इसका सारा। और उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें आते हैं ये फिजिकल इन्वेंट्री ऑडिट। आज से पहले हमारे पास अभी कुछ अर्सा पहले हमने हमारी अपनी एक ऐप है, हमारा अपना एक सिस्टम है जो कि डेवलप हुआ हुआ है, उसके अंदर हम लोग एक्चुअल हर व्हीकल के ऊपर जाके उसका स्कैन कर सकते हैं। तो जब स्कैन करते हैं तो हमें पता चलता जाता है कि ये कहाँ पे थी व्हीकल लास्ट, उसकी लोकेशन रिकॉर्ड होती जाती है। तो वो उसका फिजिकल इन्वेंट्री ऑडिट हो जाए, हम लोग खुद करते हैं। और उन ऑडिट की रिपोर्ट्स हैं जो कि सिस्टम है, उसका नाम है ऑटोमेटिक लॉट, यानी automaticlot.com। वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे हमें ये नज़र आती हैं कि भाई कहाँ ये एजेंसी है वो इन्वेंट्री की जो लास्ट ऑडिट हुआ था वो कहाँ पे पड़ा हुआ था। उसके अलावा जो है एक तो ये इसमें थोड़ा सा एडवांस टॉपिक आगे के कंडीशन रिपोर्ट। जब हम लोग एक गाड़ी खरीदते हैं तो उसकी कंडीशन रिपोर्ट होती है, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। अब वो कंडीशन रिपोर्ट जो है, जब हमारे पास व्हीकल आती है, तो उसके अंदर हम लोग एक तो कंडीशन रिपोर्ट ऑक्शन प्रोवाइड करता है, तो और एक हमारी अपनी होती है कंडीशन रिपोर्ट, यानी कि जो ऑन अराइवल जो होते हैं ना, तो ऑक्शन CR वर्सेस आवर ओन CR बेसिकली, ठीक है। तो जिसको डीलर CR भी कह देंगे आप लेके, जो डीलर खुद CR लेता है। अब वो ऑक्शन में की CR के अंदर अगर कुछ लिखा होता है ऐसा आइटम जो कि जो जैसे डीलर की CR में कोई ऐसा आइटम डिस्कवर हो गया जो कि ऑक्शन की CR में नहीं था, तो उसकी बेसिस पे भी हम लोग वो कर सकते हैं, डिस्प्यूट कर सकते हैं कि भाई इसमें तो आपने नहीं लिखा होता कि इसका ये चीज़ ब्रोकन है या ख़राब है या कुछ है, तो ये उसके ऊपर भी हमारा CR होता है। देखिए, अच्छा, आगे कुछ चीजें जो कि वो मेरे ख्याल में बाद में डिस्कस होनी चाहिए, लेकिन इसको क्विकली कर लेते हैं। रीपो क्या होता है? हम लोग जो से है व्हीकल्स जब सेल करते हैं, तो रीपो इज अ शॉर्ट फॉर रीपोजेशन। तो जब हम लोग अगर किसी व्हीकल को सेल करें, और उसकी जो सेल करते हुए जो है ना, उसकी फाइनेंसिंग बेसिकली अगर हम लोग खुद करें, जैसे अगर आप किसी डीलर के पास जाएं और वहां से आप गाड़ी खरीदें, और वो डीलर जो लोन है ना, वो बैंक के बजाय अपना खुद डीलर आपको लोन दे, यानी कि आपने फिर उस डीलर को ही जो मंथली पेमेंट्स होती हैं आपने उसको करनी होती हैं। और अगर आप मंथली पेमेंट ना करो तो गाड़ी आपकी रिपोजेस हो जाएगी लेके, ठीक है। उसको रिपो कहते हैं, ठीक है।
ये क्लियर है कि नहीं? जी सर। क्या इसको रिपोजेशन को हैंडल करने के लिए पूरा प्रोसेस होता है, इसको हम लोग बाद में विजिट करते हैं। आप आगे आ जाए, नेक्स्ट जो है टॉपिक आ जाए उसके ऊपर, ये सेल ट्रांजैक्शंस के ऊपर। अभी तक हम लोग परचेजिंग, व्हीकल परचेजिंग से रिलेटेड जो इश्यूज और टॉपिक्स थे उनको कवर कर रहे थे। हम लोग आए थे अभी बेसिकली सेल ट्रांजैक्शंस के ऊपर आए थे। सेल जो सी है व्हीकल की, वो किस तरह से होती है, कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं सेल करते हुए? तो जो मोस्ट कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर है वो है फ्रेजर। ठीक है, ये मैंने इसको बोल्ड कर दिया, देखिए। तो बाकी इसके अलावा हम लोग ये दो और भी हैं, व्यू और ऑटोमेटिक लॉट, ये भी सॉफ्टवेयर जो हम लोग जो है ना यूज करते हैं। इन सॉफ्टवेयर के ऊपर ट्रेन करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, फ्रेजर के ऊपर कि सेल जहाँ से होती है, तो ये जो सॉफ्टवेयर फ्रेजर, व्यू और ऑटोमेटिक लॉट, इनकी ये ट्रेनिंग्स आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, लेकिन या इनके लिए आपके साथ प्रैक्टिस सेशंस करना पड़ेगा। जब सेल होती है तो सेल का एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है कि उसकी जो सेल प्राइस होती है, नहीं व्हीकल को आपको सेल प्राइस ही वो वाली प्राइस होगी जिसको कितने में बेच रहे हैं उसको। ये पेज 2 पे ही हूँ मैं, बाय द वे। आप कहाँ पे हो? आप हाँ ठीक है, ठीक है हमजा, आप ये देख रहे हो कि व्हाट इज द सेल प्राइस। तो सेल प्राइस क्या होगी आपकी, जो बेस सेलिंग प्राइस जो है ना ऑफ द व्हीकल बिफोर टैक्सेस, फीस, एडिशनल प्रोडक्ट्स, ये सारा कुछ से पहले जो बेस प्राइस है वो होगी आपकी सेल प्राइस। ठीक है, बिफोर टैक्सेस, फीस वगैरह के पहले। फीस क्या होती हैं? फीस नॉर्मली होती हैं जैसे सेल के ऊपर, यानी कि आप गाड़ी खरीद रहे हो 10,000 की, तो उसके ऊपर पेपर वर्क और दूसरे तीसरे चार्जेस होते हैं, उसके लिए फी ऐड करते हैं। तो वो बेसिकली तो ये क्या है, इट इज एन एडिशनल प्रॉफिट। ठीक है, ऑन द सेल, यानी आप व्हीकल बेच रहे हो उसके ऊपर आप $700 या $800 आपके फीस लगा रहे हो। तो उसमें आपके पास बेसिकली होती तो दो तरह की फीस हैं, एक गवर्नमेंट फीस होती है और एक होती है डीलर फीस। तो डीलर फीस जो होती है वो बेसिकली प्रॉफिट होती है, गवर्नमेंट फीस जो होती हैं वो होती हैं आपकी तो आप जो पैसे हमने गवर्नमेंट को देने होते हैं फॉर उसका जो पेपर वर्क करने के लिए, जिसका जो टाइटल ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए जो उनसे फीस होती है ना, वो पेड टू द गवर्नमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ठीक है, ये दो चीजें हैं जो कि आपने इसको याद रखना है कि गवर्नमेंट डीलर फीस जो होती है इनके साथ, ये बेसिकली क्योंकि ये प्योर प्रॉफिट होती है तो इनकी नॉर्मली कोई वो नहीं होती है, इनके साथ कोई अकाउंट्स पेबल एसोसिएटेड नहीं होता। लेकिन गवर्नमेंट फीस जब कलेक्ट करते हैं तो उसके साथ एक अकाउंट्स पेबल भी रिसीव खड़ा हो जाता है। नोरेज इसके ऊपर आपको ऐड करना चाहेंगे इस चीज के ऊपर? अच्छा, गवर्नमेंट फीस और ये जो डीलर फीस जो होती है ना, जैसे सर ने आप लोगों को बताया, डीलर फी बेसिकली होती है कि ये डीलर की अपनी एक इनकम होती है जो नॉर्मली जनरेट करता है, और ये हमने अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिखना है कि ये हमारे फ्रंट एंड में आ रही होती हैं। ठीक है, यानी कि ये 799 डीलर की एक फीस होती है जो वो अपनी सर्विसेज दे रहा होता है, लाइक फाइनेंसिंग अगर कर रहा है तो उसके लिए, अगर वो लेट्स से कोई और अदर देन जो भी वो सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करता है तो वो एक अपनी बेसिक फी चार्ज कर रहा होता है। ठीक है, गवर्नमेंट फीस ये होती हैं जो लाइक हर जैसे कि आपको पता है हम पाकिस्तान में भी दे रहे होते हैं, जो गाड़ियां जब हम खरीदते हैं तो हमने उनके टैक्सेस वगैरह उनके कुछ पे करने होते हैं, टैक्सेस जो यहाँ पे तो उसको रोड टैक्स बोलते हैं। ठीक है, उधर गवर्नमेंट फीस जो वहाँ के हिसाब से है कि वहाँ पे एक स्टेट टैक्स होता है। ठीक है, एक तो हमें वो देना होता है, एक उसके टैक्स जो टाइटलिंग के जो मतलब जो जैसे हम यहाँ पे अपनी गाड़ी नाम करवाते हैं तो हमें उसकी
गवर्नमेंट के खिलाफ उसे फीस दे रहे होते हैं। सेम लाइक उधर यूएस में भी ऐसा ही है कि टाइटलिंग की फीस होती है और एक उस पर टैक्स होता है। ये दो अलग अलग फीस है जो नॉर्मली हम उसमें डाल रहे होते हैं। ये क्लियर हो गया? ये भी कुछ जी जी। वो दूसरे वाले इसमें एक्चुअली जो याद करने वाली चीज है वो कि ऐसी फी जिसके साथ हमने कोई जो सिर्फ प्योर प्रॉफिट है तो वो बेसिकली उसके साथ कोई अकाउंट्स पेबल की एंट्री नहीं हो रही, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जैसे टैक्सेस हैं या गवर्नमेंट फीस हैं, उसको हम लोग बेसिकली हमने पे भी करना है ना आगे। अगर हम लोग टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं तो हमने पे भी करना है आगे गवर्नमेंट को, तो उसके साथ हमारा अकाउंट्स पेबल की भी पीछे एंट्री खड़ी हो रही होगी। हाँ, इसकी एक जो बेसिक एंट्री है वो आपने ये ध्यान में रखनी है कि जब हम जैसे ही जब हम फॉर एग्जांपल गाड़ी बेचेंगे तो सबसे पहले तो वो हमारे या तो रिसीवेबल खड़ा होगा या कैश खड़ा होगा। नॉर्मली हम सबसे पहले टैक्स जो है रिसीव करेंगे कस्टमर से, ठीक हो गया? तो वो या तो आपका रिसीवेबल होगा अगर वो कस्टमर ने पे करना, और अगर उसने साथ ही पे कर दिया होगा तो वो आपके वो कैश में आ जाएगा, तो या जो भी आपकी डाउन पेमेंट होगी इसमें वो शो हो जाएगा। उसके साथ आपको ऑब्वियसली ये जो टैक्स आपने कलेक्ट किया वो आगे आपने पे भी करना है। जो भी रेलिवेंट स्टेट का डिपार्टमेंट जो भी है, यानी कि बेसिकली ये पैसा गवर्नमेंट को जाना होता है, ठीक है? तो आपने फिर आगे एक अपने साथ ही एक पेबल भी आपका क्रिएट हो जाएगा। अगर आप फेयर में जाओगे तो उसमें ऑटोमेटिकली अगर जब आप जीएल को डिटेल में देखोगे तो उसमें वो साथ में ये एंट्रियां उसने की होती हैं। एक तरफ वो रिसीवेबल क्रिएट करता है, फिर अगर उसके पैसे आए हैं तो उसको खत्म कर देता है, फिर साथ एक पेबल भी क्रिएट किया होता है उसने टैक्स का, क्योंकि ये बेसिकली पैसे गवर्नमेंट को जाने होते हैं। तो जब वो पेड हो जाता है तो फिर हमने उसका वो पेबल खत्म करना है। ठीक है, अच्छा आगे क्वेश्चन है नेक्स्ट ये कि हाउ आर टैक्सेस कैलकुलेटेड। अमेरिका में जो 50 स्टेट्स हैं या बल्कि उसके अलावा भी 2 टेरिटरीज और भी हैं इनकी, तो हर स्टेट के अंदर जो काउंटीज होती हैं जिसको पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट या तहसील कहते हैं, फिर उसके अलावा सिटीज होते हैं। तो सिटी और यानी स्टेट का अपना एक अलग बेस टैक्स रेट होता है, यानी एक स्टेट कहती है जी मेरा 5% बेस टैक्स रेट, यानी उसमें जितनी ट्रांजैक्शन होंगी वो 5% उसका स्टेट को जाएगा। अब वो काउंटी जो है काउंटी और सिटी उसको लोकल म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं, ठीक है? लोकल म्यूनिसिपैलिटी वाले आए थे, वो कहते हैं जी अगर आप जैसे फर्ज कर आप रहते हैं पंजाब में रहते हैं लेकिन आपका जो घर है वो पिंडी तहसील में, जहाँ पे भी है मुल्तान में है, तो वो मुल्तान वालों का अलग अपना कोई वो हो सकता है सिटी का टैक्स, और फिर काउंटी तहसील वालों का भी अपना अलग वो 5% के अलावा जो है उसके ऊपर 1%, एक का आधा परसेंट उसका, तो वो फिर मिला के 5 की जगह वो 5 + 1 + ½ %, यानी कि जो स्टेट है वो कहती है 5% मेरा है, 1% जो है वो काउंटी वाले कहते हैं और आधा % सिटी वाले कहते हैं। तो वो 5% जो है वो 6.5% रेट कैलकुलेट हो गया। और वो हमने फिर जो हम, लेकिन नॉर्मली होता ही है कि हमने जो टैक्स जब रिमिट करते हैं यानी हम जो पे करते हैं तो हम लोग एक ही अथॉरिटी को पे करते हैं, अलग अलग नहीं पे करते हम लोग। ये नहीं कि हम लोग अलग अलग एक को चेक भेज रहे हैं, दूसरे को भेज रहे हैं, तीसरे को भेज रहे हैं। और ये जो कैलकुलेशन है वो बेसिकली करते हुए हमने एक उसके ऊपर कर लेनी होती है। अगर हमें ये और अगर मैं कैलकुलेट करना हो, अगर हमने पता कर हम अगर हम लोग अपनी स्टेट के अंदर हैं, यानी कि हमारी स्टेट जो है जैसे लोकल हम लोग का जो स्टोर है वो जॉर्जिया में या अलाबामा में, तो हमारे पास अपनी स्टेट का जो है वो तो सारा हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है वो अप टू डेट होता है, वो हमें कैलकुलेट हमें कुछ करना नहीं पड़ता। लेकिन कई दफ़ा होता है कि हम लोग बैठे में जॉर्जिया में, लेकिन गाड़ी हमने बेचनी है किसी दूर पार की स्टेट, न्यूयॉर्क को बेचनी है या कोलोराडो को बेचनी है, तो फिर हमें वहाँ का जो लोकल जो जहाँ पे कस्टमर रहता है, तो यहाँ ये वैसे जहाँ पे कस्टमर होता है उसकी जो लोकल जो एड्रेस होता है ना, उसकी वहाँ पे कॉल करके हमें पूछना पड़ता है कि भाई आपका टैक्स रेट क्या है। उसमें फिर सारे हमें ब्रेक डाउन दो हमें कि आपका स्टेट क्या है, काउंटी क्या है, ये सारा हमें टोटल कैलकुलेट हमें ब्रेक डाउन दो उसका, यानी कि आप हमें परसेंटेजेस दो, ठीक है ना? तो उसमें बेसिकली तो इसमें लिख देता हूँ पॉइंट के डिपेंड्स ऑन द कस्टमर्स डोमिसाइल्ड रेजिडेंस, जहाँ पे कस्टमर का जो डोमिसाइल हो यानी कि जहाँ पे उसका लाइसेंस है, ठीक है, वहाँ से हम लोग लेते हैं। और फिर उसके ऊपर हमें बेस टैक्स यानी का स्टेट का जो सा वो है बेस टैक्स हो गया,
और उसके अलावा म्यूनिसिपैलिटी टैक्स वगैरह हो गया। उसके अलावा देर एडिशनल फीस भी होती हैं जो कि हमें वो बताते हैं, लेकिन एडिशनल फीस, और एक होती है लीन रिकॉर्डिंग फी, मेलिंग फी, रोड टैक्स, रोड एंड टायर टैक्स। ठीक है, ये मैं अभी आपको ब्रीफली इनको मैंने टाइप तो कर दी यहाँ पे कि इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं। पहली चीज़ ये है कि जो कस्टमर का जो जहाँ पे डोमिसाइल है वहाँ से हमने कैलकुलेट करना होता है। दूसरा ये हमें उसका जब कॉल करके पूछते हैं तो भी हमें पता करना होता है कि इसका स्टेट का जो बेस टैक्स रेट है वो क्या है। फिर उसके अलावा काउंटी म्यूनिसिपैलिटी जो सी है, ये म्यूनिसिपैलिटीज़ का जो टैक्स रेट है वो क्या है। उसके अलावा कुछ एडिशनल फीस होती हैं जो कि आ सकती हैं, यानी कि लीन रिकॉर्डिंग फी क्या है। जो ये सारी ऑप्शनल चीज़ें होती हैं जो कि हमें पता करनी होती हैं कॉल करके कि कोई और ऐसी चीज़ तो नहीं जो हमने मिस कर दी है लेके। और फिर ये भी होता है कि इसके अंदर के टैक्स रेट्स जो है ना वेरी कर सकते हैं वारंटी प्रोडक्ट्स के लिए और डीलर फी के लिए भी। डीलर फी कई स्टेट्स में डीलर फी टैक्सेबल होती है कि नहीं, और कुछ में नहीं होती है। और कुछ में जो है ट्रेड्स जो हैं वो आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम। और एक्चुअली ये टैक्स का टॉपिक है, मुझे इसको नीचे शिफ्ट करना चाहिए क्योंकि इससे पहले कुछ 2-3 चीज़ें जो सी हैं वो विजिट करना ज़रूरी है। अच्छा, पहली चीज़ आते हैं कि व्हाट इज़ अ लेंडर और लीन होल्डर। जिस तरह हम लोग अपनी इन्वेंट्री को फाइनेंस कराते हैं, वो जो बैंक होता है उसको हम लोग फ्लोर प्लान कंपनी कहते हैं। इस तरह जब हम लोग व्हीकल को सेल कर रहे होते हैं तो उसको जो है ना उसको रिटेल फाइनेंसिंग कहते हैं उसको। तो हमारे जो कस्टमर्स होते हैं उसको जो बैंक जो लोन दे रहा होता है वो लीन होल्डर होता है। लीन होल्डर जो बेसिकली वो होता है जो कि हमारे कस्टमर्स को रिटेल फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर रहा होता है। आप लोग मेरे साथ ही हैं या कहीं सो तो नहीं गए? जी जी, नहीं नहीं सर, इधर ही। ठीक है, हमजा आपको समझ आ रही है कि नहीं? जी सर, आज ठीक है। ट्रेड क्या होती है? शुरू में मैंने आपको बताया था कि ट्रेड वो होती है जो कि कस्टमर्स ओल्डर या फिर कस्टमर एग्जिस्टिंग व्हीकल used as a payment towards purchase of a new car। अच्छा, ये ट्रेड यानी वो वाली व्हीकल्स होती हैं कि जो कस्टमर की एग्जिस्टिंग व्हीकल है वो एज अ पेमेंट और एज एन एक्सचेंज, यानी कि वो अपनी पुरानी गाड़ी एक्सचेंज कर रहा है नई के लिए, तो वो उसको हम लोग ट्रेड कहेंगे लेके। ठीक है, the amount of money allowed for the trade valuation is allowance। ठीक है, ट्रेड अलाउंस यानी चूंकि जो अगर व्हीकल की जो ट्रेड वैल्यू जो डिटरमिन की जाती है उसको ट्रेड अलाउंस भी कहते हैं। देखिए, आप लोगों में से किसी को एसीवी का पता है? एसीवी क्या होता है? एक्चुअल कैश वैल्यू।
किसी ने पढ़ा है No, sir. अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट में एक्चुअल कैश वैल्यू के बारे में? अच्छा, ACV भी एक चीज होती है जो कि जब आप कोई चीज इन्वेंट्री परचेस करते हैं, फर्ज करें आपने कोई कंप्यूटर या लैपटॉप परचेस किया बेचने के लिए, अब उसकी मार्केट में वैल्यू थी 1 लाख रुपए, लेकिन आपको मिल गया 50,000 का, तो आपने उसकी जो कॉस्ट तो आपने एंटर कर दी 50,000, लेकिन उसकी जो एक्चुअल कैश वैल्यू है जो कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कल को अगर वो डैमेज हो गया या इंश्योरेंस के पास या कुछ चोरी हो गया या कुछ और हो गया, तो वो फिर उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो तो 1 लाख रुपए ही होगी, तो वो उसकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू, वो ACV भी कहते हैं उसको। नॉलेज ये ठीक है कि नहीं? आप उसको ऐड कर लो उसको। मेरी एक मिनट मेरी कॉल आ रही है, 1 मिनट आप लोग होल्ड करें। अच्छा, एक्चुअल कैश वैल्यू जैसा आप लोगों को सर ने बताया, तो ये बेसिकली यही होती है, जस्ट लाइक मार्केट वैल्यू होती है, लेकिन इसमें ये होता है कि समटाइम हमें वो ट्रेड के दौरान अलाउंस मिल जाता है। लेट्स से ट्रेड का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ दोनों को? कोई मसला तो नहीं अभी? नहीं सही है। दूसरे भाई हमजा है ना आपका नाम, सेकंड वाले एक का, कैन यू प्लीज आप लोग मुझे अपने नाम बता सकते हो दोनों क्या क्या है? हमजा मसूद। वकास अहमद। अच्छा, और वकास अहमद। ओके, तो हमजा आपको ये क्लियर हुआ ट्रेड? जी सर। अच्छा, ये बेसिकली आप ऐसे समझ लो जस्ट लाइक आप किसी शोरूम में जाते हो, ठीक है, आपके पास एक गाड़ी है, ठीक है, अब आप कहते हो कि यार मैं ये गाड़ी देख के ना मैंने आपके शोरूम से एक और गाड़ी लेनी है, तो यानी कि आप रिप्लेसमेंट कर रहे हो एक ना, तो ये होता है कि आप सेटलमेंट कर रहे होते हो बेसिकली उसके साथ, जो आपकी इन्वेंटोरी है आप उसको सेटल कर रहे हो अगेंस्ट द न्यू इन्वेंटोरी, तो जो आपकी उसमें कैश की सेटलमेंट होगी वो होता है। अब जो डीलर होता है ना, ऑब्वियसली आपको पता है जो एक रेट वो होता है जो आपका मार्केट में लग रहा होता है गाड़ी का, ठीक है, जस्ट लाइक जो भी आपकी पार्क व्हील्स और रोलेक्स होती है पाकिस्तान में होती है, और एक आपको पता है रेट वो होता है जो आपका शोरूम वाला लगा रहा होता है, अगर आपको थोड़ा बहुत कार में आइडिया है तो जी आपको बिल्कुल ये भी सही। आइडिया होगा कि नॉर्मली जो शोरूम वाला होता है उसका रेट थोड़ा सा कम होता है, या यूएस में उसको डीलर बोलते हैं, कार डीलर बोलते हैं, ठीक है, तो नॉर्मली डीलर का रेट जो होता है ना वो कम होता है थोड़ा सा, क्योंकि वो उसमें अपना भी जो है ना, आप कह लो कि वो एक मार्जिन रख रहा होता है, मार्केट वैल्यू से थोड़ा सा कम लगाता है, तो जो डीलर अपना रेट लगा के फाइनलाइज कर लेता है ना कस्टमर के साथ, उसको बेसिकली एक्चुअल कैश वैल्यू बोलते हैं। ये क्लियर हो गया? ये नॉर्मली मार्केट वैल्यू से कम हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली डीलर जो होता है वो कोशिश यही कर रहा होता है कि उसको अपना वो उसमें भी बेनिफिट देख रहा होता है ना अपना। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है, अब ठीक इसमें है। समटाइम ये होता है कि इसमें आपको ट्रेड में टैक्स में भी बेनिफिट मिल रहा होता है, ये जो आप डिफरेंट स्टेट्स पे होते हो ना, लेट्स से कोई भी स्टेट है आपकी, तो समटाइम ये होता है अगर आपका ट्रेड आ रहा होता है ना, तो ऑब्वियसली आप एक व्हीकल दे रहे हो तो उसमें आपको थोड़ा सा टैक्स रिलीव मिल जाता है। लेट्स से आपका टैक्स अगर 7% पे कैलकुलेट हुआ है और आपने कुछ ट्रेड दे दिया है, तो आपका वो जो अमाउंट है ना, लेट्स से आप सिंपल ऐसे समझ लो 1000 का आपका टैक्स बना है, ठीक है, अब आपका एक ट्रेडिंग व्हीकल था उसके ऊपर उन्होंने जो टैक्स रिलीज मिल गया आपको, थोड़ा सा ट्रेड से नॉर्मल मिल रहा होता है, ठीक है, वो रिलीज की वजह से अब आपका टैक्स जो है, जो आपने पहले 1000 पे करना था, वो कम होके आपका 600 या 700 हो गया, ठीक है, एक फिगर है, तो ट्रेड के ऊपर आपको टैक्स रिलीज भी मिल रहा होता है। ठीक हो गया। ठीक है, ये चीज क्लियर है? इसमें कोई आप लोगों को कोई क्वेश्चन या नहीं समझ आया तो पूछिए। क्लियर क्लियर। जी सर। ठीक हो गया। फिर इसके बाद होता है व्हाट इज ट्रेड पे ऑफ। पे ऑफ को आपका आइडिया समटाइम ये होता है कि आप फिर वो कस्टमर को, एक तो ये होता है कि आप व्हीकल रख लेते हो और उस सारी की सारी अमाउंट उसमें सेटल कर लेते हो। समटाइम ये होता है कि नहीं यार, आप कहते हो कि नहीं, कस्टमर को एक सिनेरियो ये होता है कि लेट्स से आपने मैं आपको पाकिस्तान के हिसाब से समझाता हूँ, आपके पास लेट्स से एक गाड़ी थी करोला, ठीक है, अब आपने जाके मेहरान खरीदी है, ठीक है, एक शोरूम वाले के पास गया, आपने कहा यार मुझे मेहरान चाहिए। अब आपको ये तो आइडिया होगा ना कि करोला एज कम्पेयर टू मेहरान ज्यादा महंगी है। जी जी बिल्कुल क्लियर? ठीक है, आप करोला की वैल्यू कितनी होगी, लेट्स से 40 या 50 लाख के आसपास है, जबकि मेहरान जो है वो शायद 20 या 25 के रेंज में आ रही है। तो अब आप देख रहे हो कि जब आप ट्रेड कर रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आपके ट्रेड की वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो आप गाड़ी खरीद रहे हो, ठीक है, तो उस सूरत में ये ठीक है। होता है कि आप ऑब्वियसली जो डीलर होगा वो गाड़ी ये रख लेता है, उसको लगता है कि यार ये गाड़ी ठीक है, लेकिन इसकी अमाउंट ज्यादा, तो फिर डीलर आपको पे ऑफ करता है वापस, ठीक है, क्योंकि आपकी गाड़ी की वैल्यू ज्यादा थी ना, अगर वो गाड़ी आपकी रख रहा है तो ऑब्वियसली वो डिफरेंस हमें पे 50 की भी करेगा। रख रहा है तो वो डीलर पे करेगा ना, गाड़ी डीलर रख रहा है ना, बिल्कुल तो ऐसा ये ही है। ट्रेड पे ऑफ भी होता है। ठीक हो गया।
ठीक है, ट्रेड वाले आपको अच्छा, इसमें आप लोग ये भी ऐड कर लें कि अच्छा जरा नॉरेज ये भी एक्सप्लेन कर दें कि ट्रेड के अंदर पॉजिटिव इक्विटी और नेगेटिव इक्विटी क्या होती है, और या फिर उसको ब्रेक इवन करना यानी कि जीरो इक्विटी होना, वो क्या दोनों तीनों सिनेरियोस के पॉजिटिव इक्विटी क्या होती है, इक्विटी होती क्या है, मतलब ट्रेड जो यानी किसी भी एसेट, आप कोई भी एसेट ओन करते हैं तो अगर एसेट की वैल्यू है 10 लाख और आप जो उनसे आप उसके 2 लाख आप उसमें मतलब आप उसको आपने 2 लाख पे किया हुआ लेकिन 8 लाख आप ओ करते हो, तो उसकी जो करंट मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से आप कितने, तो जरा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें लेकिन नॉरेज, पॉजिटिव इक्विटी, नेगेटिव इक्विटी और जीरो इक्विटी को। फॉर एग्जांपल लेट्स से वो हमारे पास लेट्स से कोरोला थी, ठीक है, अब हमने वो कोरोला जो है वो डीलर अब रख रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप लोग अज्यूम कर लो कि वो गाड़ी भी फाइनेंस हुई थी कहीं से, ठीक है। अब अगर वो गाड़ी फाइनेंस हुई थी तो ऑब्वियसली उसके कुछ लेट्स से किस्तों पे गाड़ी थी, आपको ये किस्तों वाला कांसेप्ट पता ना, इंस्टॉलमेंट्स में जो गाड़ियां होती हैं, जी जी, लेट्स से उसकी कोई 10-12 किस्तें पे थी। अब जब यहाँ पे भी आप लोग कर रहे होते हो तो जब आप वो कोई ऐसी इंस्टॉलमेंट्स वाली या कोई किस्तों वाली गाड़ियां उठा रहे होते हो, ठीक है, तो आप ये देख रहे होते हो कि कितना पेड है, उसके ऊपर फिर आप देखते हो मार्जिन, डीलर भी ये देख रहा होता है कि यार इसमें 12 किस्तें पे है, वो कोशिश करेगा कि मार्केट वैल्यू देखेगा कि जितनी मार्केट वैल्यू से अगर तो प्लस जा रही है, ठीक है, और अगर उसने उससे कम में खरीद लिया तो वो उसकी पॉजिटिव इक्विटी होगी, मतलब उसको वो पैसा तो उतना ही पे करेगा ना जितना उसका बैंक की तरफ ड्यू है। लेकिन अगर गाड़ी की मार्केट वैल्यू बढ़ गई, जैसे अभी करंट सिनेरियो जा रहा है पाकिस्तान में, ठीक है, तो वो डीलर की पॉजिटिव इक्विटी हो जाएगी, क्योंकि डीलर को पे करना पड़ेगा लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू चूंकि वो जब वो कर देगा तो उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी, तो वो उसको इक्विटी में उसकी यानी कि उसकी इन्वेस्टमेंट में उसको फायदा हो गया ना। गाड़ी महंगी होगी तो ऑब्वियसली वो जब उसको पे करेगा, अब उसने किस्तें फॉर एग्जांपल 40,000 की पे करनी है, ठीक है, अब मार्केट वैल्यू चली गई है 60 पे, ठीक है, तो वो पे करके भी तो उसको वो 20,000 का उसको फायदा हो रहा है ना, तो ये उसकी पॉजिटिव इक्विटी है। इसी तरह अगर आप उसकी वही मार्केट वैल्यू गिर जाए और वो उसको ना लेट्स से वो 40 की थी वो 30 पे आ जाए उसकी मार्केट वैल्यू, ठीक है, तो इसका मतलब वो डीलर की नेगेटिव इक्विटी होगी। सही हो गया। ठीक है, और अगर वो इक्वल पे आ जाती है तो वो यानी कि दोनों इक्वल है तो इसका मतलब है वो जीरो सम है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने सर ने आपको टैक्स नहीं, एक्चुअली मैं थोड़ा सा एक और भी इसमें चीज ऐड करूंगा लेके, इक्विटी जो सी है ना वो इस तरह से भी हो सकती है कि अगर आप गाड़ी खरीदने जाते हो नई, ठीक है, आपने ब्रांड न्यू फर्स्ट करो ओवर होंडा सिविक खरीद रहे हो, जो भी खरीद रहे हो, अब वो आप अपनी पुरानी मेहरान लेके जाते हो साथ। अब डॉलर्स में बात करते हैं क्योंकि पाकिस्तानी रुपीस में तो मुझे वैसे ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है, तो उसको क्या नाम है, अगर फर्ज करो नई गाड़ी आप लेने जाते हो वो है $30,000 की है, लेकिन नई गाड़ी, ठीक है, आपके पास जो गाड़ी है उसका जो ट्रेड अलाउंस है, ट्रेड अलाउंस जो कि डीलर ने वैल्यू लगाई है उसकी, वो डीलर ने वैल्यू लगाई है $2,000 की, ठीक है, तो अब आपने जो है 30,000 की नहीं ले रहे हो, आपकी जो पुरानी गाड़ी है उसकी वैल्यू है 2,000, तो पीछे रिमेनिंग अमाउंट क्या बच गया 28, ठीक है ना जी। लेकिन वो अगर वो आपकी व्हीकल अगर आपकी जो है ना वो पेड ऑफ होती, पेड ऑफ का मतलब है कि आप उस पर कोई लोन नहीं ओ करते, ये जो गाड़ी आप ट्रेड कर रहे हो, लेकिन अगर आप उस पर लोन आप ओ करते हो आपकी गाड़ी, अब लोन की 2-3 सिनेरियोज है, आगे 3 सिनेरियोज है। एक तो ये है कि आप उसके ऊपर जो है लोन ओ करते हो, उसकी वैल्यू, लोन की वैल्यू है 2,000, यानी आपकी गाड़ी की वैल्यू 2,000 है लेकिन आप जो लोन ओ करते हो बैंक को वो भी 2,000 है, तो उसका नेट इफेक्ट क्या आ गया उसके ऊपर, जो सेल की जो ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर नेट इफेक्ट क्या आ गया उसका, ये सवाल है। हमजा आपको ये याद है हमने डिस्कशन की भी थी शुरू में ये वाली? जी सर। आप अपनी दोबारा से पूछता हूँ आप लोगों से कि आप एक नई व्हीकल परचेस कर रहे हो और आपकी नई व्हीकल की प्राइस है 30,000 और आप अपनी पुरानी गाड़ी को ट्रेड कर रहे हो, यानी कि आप उसकी जो ट्रेड की वैल्यू लगाई है डीलर ने, जिसको ट्रेड अलाउंस कहते हैं, वो है 2,000, तो 30 - 2 इज 28,000। अब ये 28,000, लेकिन
आप जो गाड़ी ट्रेड कर रहे हो उसके ऊपर आपका लोन है, यानी लोन भी पे ऑफ करना है। ये पहले से लोन रहता है, वो लोन जो था वो 2000 रहता है अभी, यानी उसकी वैल्यू जो उसका ट्रेड अलाउंस 2000 है, लेकिन उसका पे ऑफ जो है वो भी 2000 है। तो उसका इफेक्ट क्या आएगा उसके सेल की ट्रांजैक्शन के ऊपर? सर 30 यार सिंपली Actually आप तो लोग ये सर देखो ना कि आपके पास कितने, आपने कितने अलाउ किए और वो उसमें लोन कितना, उसको आप सेटल कर लो, थोड़ा सिंपल सा है। एक्चुअली तो फिर हमारी जो उसकी वो अलाउंस वैल्यू होगी वो 4 होगी ना, 2 + 2। देखिए जो डीलर है उसने उसको पे भी तो करना है ना उस गाड़ी, उसने जो यार है वो 2000 उसने डीलर ने भी तो भाई पे करना है ना। लोन जी वो जी वही 2000 कह का रहा हूँ। अगर लोन है तो इसका मतलब है वो इंस्टॉलमेंट में है, तो वो गाड़ी का जो 2000 है वो बेसिकली डीलर पे करेगा ना, गाड़ी अब कौन रख रहा है, डीलर ना। ऐसा ही है। तो फिर वो पैसे भी फिर डीलर पे करेगा। तो अब लायबिलिटी आप के ये साथ देखो ले लो। एज एन डीलर ऑर्गेनाइजेशन, आप इसमें देखो कि आप कहाँ पे खड़े हो, पॉजिटिव में हो, नेगेटिव में हो, जीरो सम पे हो, कहाँ पे हो। तो बेसिकली ये पूछने जा रहे हैं आपसे। हम इस टाइम पे नेगेटिव पे है ना। नहीं, कस्टमर जो है वो जो कि गाड़ी ट्रेड कर रहा है, अगर उसकी गाड़ी की वैल्यू 2000 है और उसका जो लोन है, जो आउटस्टैंडिंग लोन है जिसको पे ऑफ भी कहते हैं, वो भी 2000 है, तो उसका वो +2 -2 0 हो गया, यानी कि उसका जो है जीरो इफेक्ट हो गया। बेसिकली जीरो सम हुआ ना भाई। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक यानी हो कि गया। वो अब वो 30,000 की नई गाड़ी खरीद रहा है, वो जो उसको 2000 मिल रहे थे वो भी उसको नहीं मिलेंगे क्योंकि वो उसका नहीं लोन है। मिलेंगे क्योंकि वो लोन है, क्योंकि वो डीलर जब उसको 2000 टेक्निकली पेपर पे जब इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन में वो ये होगा कि 30 -2 लेकिन फिर +2, जो पे ऑफ होता है वो प्लस हो जाता है, यानी जो ट्रेड अलाउंस है वो नेगेटिव नंबर है, लेकिन पे ऑफ जो है वो पॉजिटिव, यानी कि वो दोबारा से ऐड हो गया उसके अंदर। ठीक हो गया, ठीक है सर। ठीक है, अब ये जीरो पे आ गया वो। इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि एक ऑटोमोटिव अकाउंटिंग है, इसके अंदर ये चीजें, इसलिए आप लोग इतना लंबा चौड़ा सेशन कर रहे हैं, ये चीजें आप लोग समझें, इसको ट्रांजैक्शन की जो नेचर है उसको समझें, ठीक है ना, और जी ये बेहतर। साथ साथ लैंग्वेज को भी समझें। तो ट्रेड अलाउंस क्या हो गया और ट्रेड पे ऑफ क्या हो गया, यानी कि ट्रेड का आउटस्टैंडिंग। और इक्विटी क्या होती है? इक्विटी वो होगी जो कि पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो होगी। अच्छा, इसमें फिर मैंने कहा आपको बताया 3 सिनेरियो, एक तो ये तो जीरो सम वाला सिनेरियो हो गया। अब दूसरा सिनेरियो ये है कि आप जो गाड़ी ट्रेड कर रहे हो, यानी उसका ट्रेड अलाउंस 2000 है, लेकिन आपका जो आउटस्टैंडिंग लोन है वो है 3000। अब क्या इफेक्ट आएगा उसका? अब हमने चेंज कर दिया, अब मैंने जो उसका जो पे ऑफ है, वो बैंक को जो पे ऑफ देना था वो 3000 है, तो अब क्या आएगा उसके? नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा सर। तो टोटल क्या बन गया? 30,000 -2 प्लस 3 तो क्या हो गया? या 31। हाँ, तो लोन यानी कि ऊपर चला गया। जी सर, पहले वो 30 नेगेटिव में आ गया। क्योंकि उसका जो डीलर खरीद रहा है उसने वो पैसे भी तो देने ना बैंक को, उसने, यानी वो डीलर वो बैंक को बताएगा कि यार मेरे पास ये जो नया लोन ले रहा है उसके अंदर से, उसी लोन के अंदर से वो उसने पैसे निकाल के, अब उसका डीलर जो पे ऑफ है ना, वो पे ऑफ उसका डीलर का अकाउंट्स क्या बन गया? अकाउंट्स पेबल है या अकाउंट्स रिसीवेबल है? जो व्हीकल जो ट्रेड का जो पे ऑफ है, पेबल हो गया सर। ठीक है। और इसमें तीसरा सिनेरियो ये है कि जो गाड़ी ट्रेड कर रहा है, अब उसका जो पे ऑफ है वो 3000 के बजाय वो 1000 है, तो अब उसका क्या बन गया टोटल? पॉजिटिव इम्पैक्ट आ गया सर उसका। तो उसका टोटल क्या बनेगा? जो फाइनेंस अमाउंट क्या हो जाएगी, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या? 30 -2 + 1। ठीक है ना? तो अब इस सिनेरियो, ये 3 सिनेरियो में से अगर तो जो कस्टमर है उसकी जो ट्रेड है, उसके ट्रेड का जो सा था पे ऑफ और ट्रेड की जो सी अलाउंस था, अलाउंस क्या होती है? उसकी जो वैल्यू लगाता है डीलर। पे ऑफ जी क्या सर। होता है? जो कि हमने जो डीलर ने बैंक को देने होते हैं उसको, उसके पैसे जो ट्रेड के होते हैं। अगर वो अलाउंस और ट्रेड पे ऑफ एक है, एक ही नंबर है, तो जीरो, उसका जीरो इक्विटी हो गई। अगर अलाउंस जो है वो पे ऑफ से बड़ा हुआ, यानी कि अलाउंस 2000 है और पे ऑफ 1000 है, तो उसकी पॉजिटिव इक्विटी, यानी उसको 1000 एक्स्ट्रा पॉजिटिव, यानी वो 29,000 बच गई। 30 में से अब उसने 1000 उसको पॉजिटिव नंबर है ना उसको मिल गया, तो वो उसको, और उस तरह एक नेगेटिव इंपैक्ट आ गया, तो वो नेगेटिव इक्विटी। तो ये समझ लें कि पॉजिटिव, नेगेटिव इक्विटी और जीरो सम इक्विटी ये क्या होगी, लेकिन ठीक है। राइट सर।
अब हम लोग जो सा डेफिनेशन हमारी अगर क्लियर हो गई आप लोगों की, पूछ लें रोक के, क्योंकि मुझे फिर ये अगर आप लोग अभी पूछ रहे नहीं है और फिर बाद में फिर हम लोग कल कोशिश इन्हीं कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करेंगे तो फिर मुझे फील होगा कि शायद आप लोग जो है ना वो चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं, वो वैसे ही आप यस सर कर रहे हैं, तो वो फिर इस तरह का सीन नहीं होना चाहिए। देखिए ठीक है जी सर। ये अब नेक्स्ट जो आप आज गेन कर रहे हैं, समझ रहे हैं सर फिलहाल इंशाल्लाह, अभी तक तो क्लियर जा रहा है। ठीक है, सही है। आगे जो सा चलें तो अब हम लोग आते हैं टैक्सेस के ऊपर। तो टैक्सेस में जाने से पहले जो सा था वो ये था कि ट्रेड का अलाउंस को, ये आपको आई थिंक नोरेज ने एक्सप्लेन किया था, कई मेजॉरिटी ऐसी स्टेट्स होती हैं जब आप जैसे फर्ज का यही बात होगी कि अगर व्हीकल 30,000 की आप खरीद रहे हैं और जो ट्रेड कर रहे हैं वो 2,000 उसकी उसकी ट्रेड अलाउंस है, तो पीछे जो टैक्सेबल पहले अगर फर्ज करो स्टेट के अंदर जो हमारी जैसे जॉर्जिया स्टेट है, ऐसा करंट सेल्स टैक्स रेट है 7%। तो 30,000 का 7% निकालो तो वो तो 2,100 आ जाता है। लेकिन अगर आप ट्रेड करते हो 2,000 की तो वो फिर आप टैक्सेबल अमाउंट आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि जॉर्जिया अलाउ करता है इसको सेल्स, इसको ट्रेड अलाउंस वेवर कहते हैं। तो आपने फिर 28,000 के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया। मतलब जो सेलिंग प्राइस होगी ना उसमें से ट्रेड माइनस होने के बाद जो अमाउंट बचेगी ना उसके ऊपर टैक्स होगा, ऐसा समझ लो आप लोग इजी करने के लिए ना उसको। और उसके ऊपर ये इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है कि वो उसका जो पे ऑफ है ना उसका नहीं, वो आपको जो भी अलाउंस मिल रहा है उसको निकालने के बाद जो है ना वो आप उसके नंबर के ऊपर आप टैक्स लगा सकते हो उसको। वो जो पे ऑफ है वो एक सेपरेट नंबर है। मतलब पे ऑफ आपने उतना ही करना है, सिर्फ आपके ये टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये ध्यान में रखना है कि लेट्स से अगर फॉर एग्जांपल अगर पहले 30,000 की गाड़ी थी, ठीक है, उसका 10% टैक्स था तो वो 3,000 हो गया, ठीक है। अब जब चूंकि आपके पास एक ट्रेड थी, आपको अलाउंस हो गया 2,000 का, तो अब आपका 28,000 की गाड़ी हो जाएगी, ठीक है। उसका 10% करो तो 2,800 टैक्स हो गया। तो अब आप देख रहे हो कि आपको 200 का स्ट्रेट अवे वो टैक्स की सेविंग हो रही है। ये चीज क्लियर हो रही है? जी 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 क्लियर हो। हाँ, ये ऐसे है ट्रेड अलाउंसेस। हमजा आपको भी क्लियर है ना? जी सर। हाँ ओके। अच्छा, टैक्सेस के ऊपर हम लोग चलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, लेकिन मैंने इस पे पैराग्राफ लिख लिया, इसको प्लीज आप इसको दोबारा से विजिट कर लेना। टैक्सेस का टॉपिक जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, वैसे तो सिंपल होता है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होता है। मोस्टली तो सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करता है सारा कुछ लकीली, लेकिन कई दफ़ा हम लोग जब आउट ऑफ स्टेट सेल्स, वो वाली सेल्स होती है जो हम अपनी स्टेट से बाहर बेच रहे होते हैं, यानी कस्टमर का जो डोमिसाइल स्टेट है हमारी स्टेट नहीं है, बाहर कहीं रहता है, तो वो आउट ऑफ स्टेट सेल्स होती है। उसके सूरत में हमें फिर थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है, उसके लोकल कॉल्स करनी पड़ती है और सारा कुछ करना पड़ता है। अच्छा, ये आगे आते हैं हम लोग। रीबेट्स क्या होती है? रीबेट्स वो होती हैं जो कि ये न्यू कार सेल्स के ऊपर होती हैं। न्यू कार्स वो होती है जैसे आपने जो ऑब्वियसली यूज कार और न्यू कार का कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा कि जो नई गाड़ी जो है बिल्कुल चली हुई नहीं है वो न्यू कार होगी, और वो सिर्फ फैक्ट्री ऑथराइज स्टोर ही बेच सकता है न्यू कार। हमजा आपको आइडिया है ना, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ये चीजें। हाँ सॉरी सर। जी सर, सॉरी। मैंने कहा ये रिबेट्स का आपको आइडिया है ना, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जी सर, वाले में, जी रिबेट्स और केस का, तो जी बल्कि अगर जी आप थोड़ा सा आप ही बता दें सर। बेसिकली न्यू कार्स जब हम परचेज करते हैं फैक्ट्री से हमें न्यू कार्स मिलती हैं सेल के लिए, तो उसमें दो टाइप की कॉस्ट होती हैं, 310 कॉस्ट, 237 कॉस्ट। उसमें कभी कभार ये होता है कि नॉर्मली हमें थोड़ा सा अलाउंस नहीं मिलता है, जो कि रिबेट जिसे कहते हैं कंपनी की फैक्ट्रीज की तरफ से। अक्सर ये होता है कि फैक्ट्रीज हमें थोड़ा सा रिबेट दे देती हैं उसमें, कि कम प्राइस हमें कर देती है। लाइक 30,000 की कार होगी तो वो 28,000 में हमें दे देंगी, उसको हम 30,000 में सेल करेंगे तो वो 2,000 जो होगा वो हमारा रिबेट होएगा। तो 28,000 अगर होता है की प्राइस पे देती है, 237 कॉस्ट हम उसको कंसिडर करते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग कोड उसका 237 है आई थिंक। और 310 अगर वो 30,000 पे ही हमें देती हैं तो 310 हम कॉस्ट हम उसको लेते हैं, उसमें रिबेट नहीं होती इंक्लूडेड। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली मैंने क्वेश्चन जो शुरू में मुझे ऐड करना चाहिए था, वो हमें बेसिकली एक चीज़ ये भी थी कि
What is a new car, new versus used cars? तो जो न्यू कार है ना वो are only basically sold by authorized stores, are sold only by the factory authorized stores, ठीक है? और जो करंट ईयर नॉर्मली होती हैं जो कि तो ये आपको मैं अपनी डेफिनेशन में याद रखें, ये इसलिए ज़रूरी है। वैसे कहने को तो सिंपल सी चीज़ है, लेकिन इसके रूल्स अलग होते हैं। न्यू कार के रूल्स अलग होते हैं और यूज कार के रूल्स अलग होते हैं कुछ। न्यू कार सेल रूल्स आर स्लाइटली डिफरेंट। उसमें एक चीज़ ये भी आती है कि रीबेट्स किसे कहते हैं। तो वो रीबेट्स क्या होते हैं कि बेसिकली अगर कोई फैक्ट्री है, जैसे होंडा है, या जैसे आजकल सुना पाकिस्तान में गाड़ियों की सेल्स बहुत स्लो हुई है, तो अगर फैक्ट्री डिसाइड करती है होंडा कि यार कोई भी बंदा अगर नई गाड़ी लेता है तो हम उसको 2 लाख रुपए की रीबेट देंगे। यानी कि आप गाड़ी खरीदो तो आपको 3 महीने बाद या 2 महीने बाद आपको एक चेक आ जाएगा 2 लाख रुपए का या 5 लाख, उसको रीबेट कहते हैं। लेकिन ठीक है ना, जिस तरह कोई भी आपकी कपड़ों की दुकान या कोई भी चीज़ अगर वो फैक्ट्री अगर आपको दे रही है तो उसको रीबेट या इंसेंटिव भी कहते हैं। देखिए ठीक है, रीबेट्स उसका इम्पैक्ट अकाउंटिंग पे क्या आता है? कोई जरा मुझे सोच के बताए कि अगर रीबेट है तो उसका वो रीबेट क्या है? एक कंपनी अगर कोई रीबेट देती है सेल के बाद, तो वो रीबेट क्या चीज है? वो ये तो मैंने हमें पहले इनसे पूछना चाहिए। अकाउंटिंग आप पॉइंट दोनों ऑफ में व्यू से से बताएगा। रीबेट क्या चीज होती है? प्रॉफिट है। अच्छा, मतलब अदर इसके क्या इनकम, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे लेके जाएंगे इसको? अदर इनकम में से लेके जाएंगे। नहीं, आप रीबेट, पहली बात है रीबेट होता क्या है? रीबेट क्या होता है कि अगर आप से आप एक दुकान चला रहे हो और आप कहते हो कि यार मुझसे अगर कोई 10,000 रुपए का सामान खरीदता है तो मैं उसको 30 दिन के बाद 1,000 रुपए वापस कर दूंगा। इंसेंटिव दे रहे हो आप उसको, हाँ तो रीबेट हो गया ठीक वो। है। तो वो आपकी बुक्स के अंदर कैसे आए? आपने जब सेल की तो आपने 10,000 की सेल की, लेकिन साथ ही आपने वो 1,000 अभी पे भी करना है आपने ना। अकाउंट्स पेएबल में आएगा। इसको सर हम रेवेन्यू में नहीं लेंगे? यार बल्क रेवेन्यू में तो डिस्काउंट का कंसेप्ट आप लोगों को आइडिया है? बल्क डिस्काउंट जो होता था, जस्ट लाइक हम बल्क डिस्काउंट की एंट्रीज कर रहे होते थे। नहीं, बेसिकली आपकी बात ठीक है, ये अकाउंट्स पेएबल है बेसिकली, लेकिन ये इसकी एंट्री तो होनी चाहिए सेल के टाइम पे। सेल की आपने 10,000 की सेल की, लेकिन 1,000 उसमें से आपने वापस करना है उसको। लेकिन वो 30 डेज या 60 डेज के बाद इसलिए वापस करेंगे कि आप मेक श्योर करेंगे कि वो बंदा रिटर्न ना करे चीज, या वो ना करे, ताकि वो उसके लिए वो थोड़ा डिले करके रिटर्न करते हैं। तो वो जो करते हैं तो उसको फैक्ट्री, दो तरीके हैं, या तो वो उसी वो 10,000 में से 1,000 निकाल के 9,000 यानी डिस्काउंट, उसको डिस्काउंट कंसिडर कर लें, या उसको आप लेटर ऑन उसको पे कर दें लेके। अभी समझ आई कि नहीं? जी आगे सर। उसकी हैंडलिंग, यानी कि अगर तो उसी वक्त अप्लाई होगी सेल के टाइम पे तो वो डिस्काउंट कंसिडर हो गया, और अगर बाद में पे किया तो वो फिर अकाउंट्स पेबल है जो कि क्लियर होएगा बाद में। ठीक हो गया। ठीक है, ये मैंने ये भी इसमें टॉपिक में ऐड कर दिया। अब आगे आ जाए। अच्छा, ये जरूरी चीजें, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं और गैप क्या होती है और एड ऑन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। मैं इसमें
अच्छा क्विकली चलते हैं। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जब आप व्हीकल खरीदते हैं, नई गाड़ी आप खरीदने गए हैं, आप कहते हैं यार मुझे इसके साथ वारंटी भी चाहिए। वारंटी क्या होती है कि अगर कोई उसमें ब्रेकेज हो गया, कुछ हो गया, कुछ चीज़ खराब हो गई, तो वो एक थर्ड पार्टी या एक तीसरी कंपनी होती है जो कि कहती है कि यार अगर इसमें कोई मसला हो गया, अगर अगर आप अप फ्रंट आप था $2,000 दे दो, तो अगर आपको अगले 3 साल के लिए कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं जो थर्ड पार्टी कंपनी है वो उसका रिपेयर्स का बिल वो पे करेगी। तो उसको हम लोग सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक हो गया सर। डीलर बेचता है, लेकिन ये जस्ट लाइक रिपेयर इंश्योरेंस नहीं होती। वो जो सेलिंग पार्टी है वो डीलर है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट जो जनरेट हो रहा है वो किसी थर्ड पार्टी कंपनी से हो रहा है। तो डीलर का क्या रोल हो गया इस ट्रांजैक्शन के अंदर? जरा सोच के बताएं, डीलर का क्या रोल हो गया? कि डीलर जो सा है एक प्रोडक्ट अपनी गाड़ी बेच रहा है, लेकिन उसके साथ वो एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट भी बेच रहा है। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि व्हीकल रिपेयर की जो होती है वो पे करते हैं, थर्ड पार्टी पे करते हैं। मैंने लिख भी दिए यहाँ पे। एडिशनल सेल्स लाइन, यानी कि एक एडिशनल सेल होगी ना। गाड़ी तो आप बेच रहे हैं, लेकिन गाड़ी आपने जी सर। 30,000 की बेच रहे हैं, लेकिन आप उसके ऊपर वारंटी बेच रहे हैं, वारंटी आप 2,000 की वारंटी बेच रहे हैं। तो वो आपका टोटल कितना हो गया? 32। 32। अच्छा, अब वो आपने गाड़ी तो बेच दी लेके 30,000 की, लेकिन वो जो 2,000 है वो एक सेपरेट लाइन के अंदर आएगा ना। वो सेपरेट लाइन है जिसको आप उसको सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। उस लाइन को, उस लाइन के ऊपर लिखा होगा कि गाड़ी की प्राइस ये है और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस ये है। ठीक है। ठीक और है। उसके अलावा एक और कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको बेसिकली हम लोग गैप कहते हैं। गैप भी एक मतलब ये एडिशनल प्रोडक्ट है, उसको गारंटीड एसेट प्रोटेक्शन कहते हैं। तो वो भी एक सेपरेट लाइन आइटम है। तो ये भी है बाय, ये भी थर्ड पार्टी होता है, सोल्ड बाय द डीलर एज अ सेपरेट लाइन आइटम ऑन द सेल कॉन्ट्रैक्ट। लाइन आइटम यानी कि जब भी आप कोई चीज़ बेचते हैं, इनवॉइस बनाते हैं, आप कभी कोई दुकान से चीज़ खरीदने जाएं, तो अगर आपने 8-10 चीज़ें खरीदी हैं तो हर एक की सेपरेट एक लाइन बनेगी ना, कि ये चीज़ इतनी की, जी ये सर। इतनी की। तो वो लाइन आइटम उसको कहते हैं बेसिकली, कि हर एक लाइन आइटम, आइटम की जो लाइन है तो उसकी एक सेपरेट अपनी लाइन आइटम आगे लगे। तो ये बाकी भी जो सा है ये तो जो व्हीकल की सेल हो रही होती है तो उसके ऊपर और काफ़ी सारी सेपरेट लाइन आइटम्स आ सकती हैं लेके। तो जो डीलर है वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, वो ये जो कंपनीज है ये थर्ड पार्टी जो कंपनीज हैं उनकी प्रोडक्ट्स को बेच रहा होता है डीलर। और वो बेसिकली जो हर एक की एक सेपरेट लाइन आइटम बन रही होती है और उसके ऊपर उसकी सेल प्राइस लिखी हुई आ रही होती है। लेकिन वो जो जो इनवॉइस बन रही होती है ऑब्वियसली उसके ऊपर कॉस्ट तो नहीं लिखी होती, क्योंकि जब जैसे हमने वारंटी कॉन्ट्रैक्ट $2,000 का बेचा, लेकिन उसकी कॉस्ट हमारी थी $1,500। ठीक है। तो अब हमने वो जब हमारी जो फाइनेंशियल मैपिंग होगी तो अब उसके अंदर हमारा एक अकाउंट्स पेबल भी तो बन गया ना उसके अंदर। जी सर। एक सेपरेट अकाउंट पेबल बन गया उस लाइन आइटम का। यानी हर लाइन आइटम की एक सेपरेट फाइनेंशियल मैपिंग हो रही है कि उसकी पीछे सॉफ्टवेयर ही कर रहा होगा, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि चल रहा क्या है, किस तरह से ये काम। ये क्लियर हो गया पॉइंट के नहीं? है प्लीज मुझे बता देना कि इसके बाद दोबारा से विजिट कर लो। क्लियर हो गया सर। हमजा हमजा आपको भी आपको क्लियर है ये तीनों चीजें? ये ड्रॉप हो गया क्या? सर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा थोड़ा जी सा जी। ऊपर। ये रिबेट्स में हमजा ने 2 वर्ड्स यूज़ किए थे, 310 या इस तरह कुछ 2 वर्ड्स यूज़ किए थे जो हम न्यू कार परचेज पे करते हैं। उसको ज़रा एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज़? जी यार ये बेसिकली ना एक सॉफ्टवेयर का कोड है, मैं बता दूं। जी जी।
आप बता रहे हैं। जी आप बोले। जी आपका नाम क्या था? सॉरी यार, मैं नाम वकास आपका वकास नाम- अहमद। वकास, हाँ वकास। बेसिकली यार ये है, ये जब हम ये एक सॉफ्टवेयर जो वी आपने ऊपर देखा होगा, एक सॉफ्टवेयर लिखा होता है, ये उसके अंदर जी जी कोड्स भी हैं और ये बेसिकली ना फॉर्म्स होते हैं ठीक है GAS के ना आ रहे होते हैं दो, ठीक है। ये बेसिकली न्यू GAS के लिए यूज हो रहे होते हैं। एक फॉर्म वो होता है कि जिसमें उसकी एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू जो होती है ना, मैं इसको आपको एक इजी डिफाइन डेफिनेशन इसकी है कि जितनी की वो गाड़ी की मार्केट वैल्यू है ना, वो बेसिकली आ रही होगी 310 में, ठीक है। 310 में एक ठीक है होगी मार्केट 237 फॉर्म। 237 फॉर्म वो होता है कि जिसमें थोड़ी सी, अगर आपको ये रिबेट का कंसेप्ट समझ आया है कि समटाइम वो जो डीलर जो रिबेट दे रहा होता है, तो रिबेट जी देने जी के बाद जी उसकी जो कॉस्ट है वो स्लाइटली डाउन हो जाती है, ठीक है तो वो 237 में उसको फॉल कर रहे होते हैं, ठीक है। हो गया क्लियर हो गया ठीक थैंक लेकिन यू। आपको ये गैप सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और ये एड ऑन प्रोडक्ट क्लियर है? इसमें कोई जी जी क्वेश्चन तो ऐड नहीं ऑन है तक क्लियर हो ये बार बार हमें यूज करने हैं? जी जी क्लियर हो गया वो हमजा हमजा ड्रॉप हो गए या वो भी है साथ ही है? पता नहीं, शायद इसका इंटरनेट का इश्यू चल रहा होगा या कुछ इसका शुरू। हमजा है मेरे ख्याल, ये क्योंकि ये उसको भी समझना चाहिए, मेरा ख्याल है ये जरा इंपॉर्टेंट चीजें हैं तीनों। ठीक है चलो, ये रिकॉर्डिंग चल रही है। ये कि चलें, मैं अच्छा साथ साथ इसको कवर करते जाते हैं। अच्छा अब ये कि इसके अलावा जो है एडिशनल इस पे आए थे हम लोग के नेक्स्ट क्या डाउन पेमेंट क्या होती है जब भी हम लोग व्हीकल सेल करते हैं। तो अब एक टोटल बना जी, हमने गाड़ी बेची 30,000 की, उसके ऊपर टैक्सेस थे $2100 प्लस उसके ऊपर फीस थी $600-700-800 वो, तो यानी टोटल जो है वो फीस और टैक्सेस मिला के $3000, तो यानी वो 30,000 33,000 बन गया, प्लस उसको $2000 की वारंटी बेची है, अब वो $35,000 बन गया टोटल। तो अब उसने से वो जो वो कहता है कि जी मैंने $5000 जो है वो अपनी जेब से पे करूंगा, बाकी जो है वो बैंक से फाइनेंस करवाऊंगा। तो वो डाउन पेमेंट जो कस्टमर का जो पोर्शन होता है वो दैट इज अ डाउन पेमेंट, और जो बैंक से पैसे आने होते हैं वो ऑब्वियसली वो अमाउंट फाइनेंस्ड हो जाती है। लेकिन ठीक हो गया सर। लेकिन ये जरूरी नहीं है, समटाइम ये होता है कि कस्टमर कहता है कि ठीक है मैं बाकी का भी आपको चेक देता हूँ। डाउन पेमेंट को आप बेसिकली थोड़ा सा इसको सिंपली आप ऐसे समझो, जस्ट लाइक अगर आप यहाँ पे कोई गाड़ी परचेज कर रहे हो, ठीक है, आप वो जो इनिशियल डिपॉजिट एक दे रहे होते हो, एक तो वो होता है ना पर कस्टमर को एट कि द यार स्पॉट वो हमें ये जो अभी गाड़ी पेमेंट मेरी कर होगी, रहा है वो डाउन पेमेंट है, जो बाद में करेगा वो फिर बाद में। हाँ उसको आप उसको इस तरह समझ लो कि जो वो ऑन द स्पॉट पैसे दे रहा होता है, या वो जो प्रॉमिस करता है कि मैं जी आपको दे दूंगा 1-2 दिन के अंदर। ठीक हो गया। वो क्या नाम है वो खैर, लेकिन वो आता डाउन पेमेंट के जुमरे में ही आता है। वो डाउन पेमेंट जो है बेसिकली वो यही होता है, जो कस्टमर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डाउन पेमेंट होती है, और जो अमाउंट फाइनेंस हो रही होती है वो बैंक जो है वो उसको बेसिकली वो वाला आप प्रिंसिपल जो अमाउंट फाइनेंस होती है वो बैंक के थ्रू वो हो जाती है। अच्छा इसमें एक और चीज़ भी होती है, उसको डाउन पेमेंट के अंदर एक क्वेश्चन है कि उसको हम लोग एक तरह से वो भी कह सकते हैं पिकअप नोट। पिकअप हाँ नोट होता है, पिकअप नोट होता है जैसे फर्ज करो कस्टमर कहता है मैंने 5000 में अपनी पॉकेट से दूंगा, लेकिन मेरे पास आज जो है मेरे पास वो 3000 है, और 2000 का पे आपको चेक दे देता हूँ जो कि आप 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद डिपॉजिट करा देना। तो वो क्या हो गया कि शॉर्ट टर्म लोन हो गया ना, एक तरह 30 डेज से कम जो लोन ही बन गया एक तरह से शॉर्ट टर्म लोन, तो वो पिकअप नोट भी उसको कहते हैं। ठीक हो गया। या प्रोमिसरी नोट कह लो, तो वो प्रॉमिस क्या होता है उसमें कि वो इतने टाइम बाद पे करेगा। ठीक है, तो ये आपका ये जो शॉर्ट टर्म यानी लेस देन 30 डेज का जो सा वो है ना, शॉर्ट टर्म लोन वही होते हैं जो कि लेस देन 30 डेज लोन होते हैं, इनको शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं। तो वो पिकअप नोट हो गया लेके। अच्छा अमाउंट फाइनेंस वो होगी जो कि सारा कुछ कस्टमर पे करने के बाद जो पैसे हमने बैंक से लेने हैं वो जो सा है वो अमाउंट फाइनेंस्ड होगी लेके। तो ऑटो लोन्स कैलकुलेट कैसे होते हैं, एक्चुअली इससे पहले हम लोग ये भी कहते हैं, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज बाय हेयर पे, BHPH, इसको हम लोग बाय हेयर पे हेयर कहेंगे लेके BHPH। ठीक है, ये होता है कि व्हेन द डीलर बिकम्स द बैंक। तो इसका मतलब क्या है कि जो डीलर जो बेचने वाला डीलर है ना, वो ही बैंक का किरदार अदा कर रहा है, यानी कि वो ही जो है वो
गाड़ी को जो है वो उसकी जो फाइनेंसिंग समझ लो कि वो डीलर खुद से फाइनेंस करके दे रहा है गाड़ी, जेब से फाइनेंस कर रहा है, तो उसके उस केस में क्या होता है कि पेमेंट्स भी जो है डीलर कलेक्ट करेगा लेके। यहाँ पे फिर बैंक का रोल नहीं होगा ना, ये तो फिर डीलर और कस्टमर के बीच में ये है। हाँ, डीलर एक तरह से बैंक भी बन गया ना, डीलर बेसिकली डुअल, वो सेलिंग पार्टी भी है और डीलर बैंक भी है एक तरह से। डीलर को अब दूसरी तरह से देखना होगा उसको आपने जो है वो ये नहीं कहना कि ये डीलर रहा, लेकिन वो डीलर की एक तरह से वो है ना उसके अंदर भी आ जाएगा, उसकी जो एंट्री है उसके अंदर भी आ जाएगी जो दूसरा सेक्शन है वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जरूरी है, ये वाला पॉइंट भी देख लें। दूसरा ये है कि लेट्स सी, ठीक है। तो ये BHPH इसका शॉर्ट है, बाय हेयर पे हेयर का, जहाँ पे जो सेलिंग जो डीलर है वो बैंक बन गया। आगे आते हैं, हाँ, ऑटो लोन्स कैलकुलेट कैसे होते हैं। अच्छा, ये हम लोग फाइनेंसिंग के टॉपिक्स में घुस रहे हैं अभी ये हम लोग। तो फाइनेंसिंग ये होती है कि बेसिकली हम लोग जो है इसी सेल का ही सब टॉपिक है फाइनेंसिंग के। अगर तो कस्टमर लोन ले रहा है तो उसकी लोन की पेमेंट्स कैसे कैलकुलेट होती हैं लेके, तो इसके ऊपर हम लोग बात कर लेंगे लेके। लेकिन ये कि जो ये बेसिकली इसमें हम लोग का इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट को APR भी कहते हैं, यानी एनुअल परसेंटेज रेट। तो इंटरेस्ट, अगर आपने किसी का लोन कैलकुलेट करना हो तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। इंटरेस्ट रेट चाहिए होता है, प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए होती है आपको, और कितने नंबर ऑफ मंथ्स, कितने यानी महीनों का लोन है, वो सारा कुछ मिला के आप उसको फॉर्मूला में डालें तो आपके पास मंथली पेमेंट आ जाती है। ऐसी है ना? जी जी ऐसे ही। जी, प्लस अगर तो इसमें रिजर्व है तो रिजर्व भी ऐड हो जाएगा। फिलहाल तो पेमेंट्स में क्वेश्चन ये कि हाउ आर ऑटो लोन्स कैलकुलेटेड, तो उसमें प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, नंबर ऑफ मंथ्स विल गेट यू मंथली पेमेंट्स। ठीक है, ये आपका जो है इसका जवाब ये हो गया। इसके अंदर एक्चुअली और व्हीकल फाइनेंसिंग कैसे चलती है ये, व्हीकल फाइनेंसिंग जो सी होती है वो बेसिकली जो थर्ड पार्टी बैंक्स हैं वो फाइनेंस करते हैं, तो उसको हम लोग व्हीकल फाइनेंसिंग कहेंगे, और उनको लीन होल्डर्स भी कहते हैं। हमने पहले भी कवर किया था इसको। थर्ड पार्टी बैंक्स जो से दर ऑफर रिटेल फाइनेंसिंग फॉर कस्टमर्स, also known as lien holders, loans based on customer credit profiles। ठीक है। अच्छा, ये कस्टमर क्रेडिट की यानी कि जो बंदा लोन लेने के लिए जाता है उसकी क्रेडिट हिस्ट्री होती है, और उस क्रेडिट हिस्ट्री की बेस के ऊपर उसको लोन मिलता है। उसकी लोन की जो परसेंटेज होती है कि ये इसको इतने परसेंट लोन, जिसकी जितनी अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री होती है उसको उतना अच्छा लोन मिलता है, और वो जो लोन अमाउंट है वो बेसिकली इसके ऊपर बेस्ड होती है, क्या नाम है, कि क्रेडिट हिस्ट्री होगी, और फिर साथ ही व्हीकल की वैल्यू जो है उसको व्हीकल, जिसको कोलैटरल वैल्यू भी कहते हैं। कोलैटरल समझते हैं क्या होता है? नो सर। कोलैटरल जो भी चीज, जब घर खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, तो जिस चीज के अगेंस्ट आपको लोन मिल रहा होता है उसको कोलैटरल कहते हैं। जिस चीज के अगेंस्ट, ठीक हो गया। और उसको हम लोग इसको LTV भी कहते हैं, लोन टू वैल्यू, यानी कोलैटरल की वैल्यू जिनसे होती है उसको LTV, लोन टू वैल्यू भी कहते हैं उसको। तो ये व्हीकल फाइनेंसिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये मतलब थोड़ा सा पता होना चाहिए किस तरह से चल रहे होते हैं। अच्छा, आगे जो है जो व्हीकल का जो प्रॉफिट एंड लॉस है, जिसको हम लोग डील समरी भी कहते हैं, कि इंडिविजुअल सेल के ऊपर जो समरी होती है उसको हम लोग डील प्रॉफिट एंड लॉस समरी कहते हैं। तो वो कैसे बनती है, वो आपका बैक एंड और फ्रंट एंड इनकम होती है, या इनकम या लॉस होता है। फ्रंट एंड जो है बेसिकली हम लोग समझ लें कि फ्रंट एंड प्रॉफिट लॉस वो होता है जो कि
व्हीकल की जो फाइनल कॉस्ट होती है ना, अच्छा व्हीकल की जो सेल प्राइस होती है, सेल प्राइस जो बेस सेल प्राइस होती है माइनस व्हीकल कॉस्ट, उसको फ्रंट एंड इनकम या प्रॉफिट लॉस कहते हैं। ठीक हो गया। यानी व्हीकल की सेल प्राइस क्या होती है, अगर आपको याद हो कि व्हीकल की सेल प्राइस वो होती है जो कि आपने उसमें अभी कोई टैक्सेस या उसके अंदर वारंटी या कोई चीज़ ऐड नहीं की। आप गाड़ी बेच रहे हैं 30,000 की, उसके ऊपर टैक्स है 2100, उसके ऊपर फीस है 700, उसके ऊपर वारंटी आपने बेची 2000, सारा कुछ मिला के 35,000 बन गया। लेकिन जो फ्रंट एंड आपने ना वो आपने कैलकुलेट करना है, तो आपने कहना है भी ये 30,000 जो स्टार्टिंग नंबर है माइनस जो व्हीकल की कॉस्ट है, उसकी जो फाइनल कॉस्ट है इंक्लूडिंग पैक, वो मिला के जो बनती है तो वो 29,000 बनती है। तो अब हमारा 30,000 माइनस 29,000 जो है वो हमारी बेसिकली फ्रंट एंड का प्रॉफिट एंड लॉस बन गया। लेके ठीक हो गया। या अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जिसे हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। ठीक हो गया। ठीक। और बैक एंड प्रॉफिट एंड लॉस वो होता है जो व्हीकल की जो सी जो फिर जो एडिशनल लाइन आइटम्स होती हैं, एडिशनल लाइन आइटम्स नॉट इंक्लूडिंग व्हीकल सेल, जो व्हीकल को सेल के जो बेस सेल के उसके अंदर से जो इनकम आ रही थी ना, इनकम फ्रॉम एडिशनल लाइन आइटम्स, तो उसमें एडिशनल लाइन आइटम्स क्या है आपको मैंने बताई थी पहले भी, क्या क्या बनती हैं? प्रकाश जी जी सर। एडिशनल लाइन आइटम्स कौन सी होती हैं जो बिल ऑफ सेल के ऊपर या उसके इनवॉइस के ऊपर हम लोग जब गाड़ी बेच रहे होते हैं, तो एडिशनल लाइन आइटम्स क्या होती हैं? सर वो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स, एड ऑन्स और गैप कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह। जी बिल्कुल, शाबाश, वो उसमें ये सारा कुछ आया था। उसके अलावा एक और चीज़ भी होती है, उसको हम लोग रिजर्व कहते हैं। रिजर्व मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, रिजर्व वो होता है जैसे अब हम लोग कोई लोन करने जाते हैं ना, जैसे मैंने फर्ज करें जो डीलर है ना वो लोन अरेंज करके देता है कस्टमर को, ठीक है। अब वो जब वो लोन अरेंज करता है तो बैंक उसको कुछ पैसे देता है डीलर को। जैसे डीलर है उसके सामने 10 बैंक हैं, उसके बाद हबीब बैंक है, अल फलाह बैंक है, फलाना टिमकाना। अब वो डीलर जो है वो के उसको वो जो है उसका 2-3 बैंक्स के पास ऑप्शन है जाने की। लेकिन अगर वो प्रेफर करता है कि यार मैं हबीब बैंक को बिजनेस, तो हबीब बैंक कहता है कि अगर आप यार ये लोन हमारे पास लेके आते हैं तो हम आपको इसमें एडिशनल प्रॉफिट देंगे। उसका एक फॉर्मूला होता है, उस पर बाद में जाएंगे। लेकिन उसको जो वो जो इनकम उसको डीलर को मिलती है ना फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जो बैंक जो देता है, तो वो उसको बैंक इंसेंटिव कहते हैं। बैंक इंसेंटिव इनकम गिवन टू डीलर, तो वो भी बैक एंड में आती है। बैक एंड यानी कि वो आ गया था। सॉरी आवाज आई मेरे दरमियान में। अच्छा हमजा आप वापस आ गए हो, ठीक है, सही है। जी सर, जी मेरी कॉल जरा ड्रॉप होगी सर, ठीक है, हम लोग बस आगे हम लोग चलते गए। आपको ये रिकॉर्डिंग आपको आ जाएगी, इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं। आप लोग एक काम करना था, थोड़ा सा आपस में डिस्कस कर लें इनको टॉपिक्स को रिविजिट करना। हम लोग आज के सेशन में हम लोग एक्चुअली, मैं तो नहीं कर सकूंगा, अगर नोरेज कर सकता है तो नोरेज आप 2-3 चीज़ें ऑक्शंस को खोल के, बैंक्स को खोल के, ये चीज़ें आप दिखा देना कैसे होती हैं। तो मैं जो सा अभी थोड़ा सा मुझे टाइम का थोड़ा सा इशू होना शुरू हो गया, तो मैं इसको रैप अप करने की कोशिश करता हूँ। बाकी आप लोग प्लीज़ इसको डिस्कशन को कैरी ऑन करना। लेकिन हम लोग आप जब गए थे तो पीछे हमने फाइनेंसिंग, व्हीकल फाइनेंसिंग को कवर किया था, उसको मैंने लिख दिया है शीट के अंदर। और उसके अलावा इंडिविजुअल प्रॉफिट, यानी कि हर डील के ऊपर प्रॉफिट लॉस को कैसे कैलकुलेट करना होता है, वो भी हमने कवर किया है उसके ऊपर। और अभी हम लोग करंटली बात कर रहे थे इसके ऊपर कि रिजर्व क्या होता है। रिजर्व एक ऐसी इनकम का नाम है जो बेसिकली जो बैंक हमें इंसेंटिव देता है लोन करने के लिए। यानी कि कस्टमर हमारे पास आया, वो हमसे वो कहता है यार मैंने गाड़ी खरीदनी है, लेकिन उसके पास उसको लोन भी हमने अरेंज करके देना है। तो अगर हम लोग अरेंज करने गए लोन,
तो वो हमारे अरेंज करते हुए, हमारे पास 3-4 बैंक हैं, बैंक अल फलाह, हबीब बैंक, ये वो। हमने डिसाइड किया जी कि हम हबीब बैंक के पास जाएंगे। तो हबीब बैंक हमें कहता है कि ये अगर ये लोन अगर आप हमें देते हो तो मैं आपको एक एडिशनल आपको इंसेंटिव यानी डीलर को दूंगा, मैं $500 दूंगा। तो वो आपकी रिजर्व इनकम, उसका जो नाम है टेक्निकल, जो बैंक आपको इंसेंटिव पे कर रहा होता है लोन करने का, कस्टमर का लोन आपको उसके पास ले जाने का, उसको रिजर्व इनकम कहते हैं। और इसका एक फॉर्मूला होता है जो बाद में डिस्कस होएगा। लेकिन फिलहाल जो करंट उसका जो है ना कॉन्सेप्ट ये है कि जो बैंक ने आपको इंसेंटिव दिया लोन करने का, वो उसको क्या कह दिया, रिजर्व इनकम कह दिया। ठीक सर, इसकी मैंने डेफिनेशन लिख दी यहाँ पे। प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो उस पर हम लोग बात कर रहे थे कि डील के ऊपर जो डील होती है, वो डील का मतलब सेल के ऊपर जो एक फ्रंट एंड होता है इनकम और एक होती है बैक एंड इनकम। ये आप ये आपके लिए हमजा के फ्रंट एंड इनकम उसको कहते हैं जो कि व्हीकल की जो बेस सेल प्राइस होती है, यानी कि व्हीकल आप $30,000 की बेच रहे हैं, 30,000 की बेच रहे हैं, उसके ऊपर टैक्सेस हैं 2,000, फिर उसके ऊपर वारंटी कॉन्ट्रैक्ट है 2,000, उसके ऊपर फीस है 1,000, टोटल 35,000 बनता है। लेकिन अगर आपने उसका जो फ्रंट एंड इनकम यानी उसको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है तो वो 30,000 माइनस जो व्हीकल की कॉस्ट है, अगर फर्ज करो उसकी हाइपोथेटिकली स्पीकिंग उसकी कॉस्ट है 29,000, तो 30,000 माइनस 29,000 उसकी फ्रंट एंड प्रॉफिट 1000 हो गया। तो ये हो गया फ्रंट एंड प्रॉफिट। और जो बैक एंड प्रॉफिट एंड लॉस वो वाला होता है जो इनकम फ्रॉम एडिशनल लाइन आइटम्स नॉट इंक्लूडिंग व्हीकल सेल प्राइस। तो यानी इसका मतलब ये है कि ऐसी सारी जो एडिशनल चीजें जो हमने बेची हैं जिसके अंदर ये आप किसी की साइड से वो आ रहा है, इंटरफेरेंस आ रही है, माइक्स को म्यूट पे कर लें आप लोग। अच्छा, बैक एंड इनकम वो वाली इनकम होती है जो कि जिसके अंदर आप जो व्हीकल का फ्रंट एंड के अलावा यानी कि व्हीकल सेल प्राइस के अलावा जो आपने चीजें बेची हैं, वारंटी, रिजर्व इनकम जो यानी बैंक से जो पैसे आने हैं, गैप, इस तरह की जितनी प्रोडक्ट्स बेची उनकी जो उनसे जो इनकम जनरेट हो रही है वो बैक एंड इनकम कहते हैं। लेकिन ये इनका फ्रंट एंड और बैक एंड का जानना इसलिए जरूरी है कि जो हम लोग कमीशंस पे करते हैं उसके अंदर ये जो होता है ना, फ्रंट एंड के जो कमीशन अलग होते हैं और बैक एंड के अलग होते हैं। यानी कि जो फाइनेंस मैनेजर होता है उसको हम लोग अक्सर बैक एंड के ऊपर पे करते हैं, और फ्रंट एंड के जो प्रॉफिट वगैरह होता है उसके अंदर से सेल्समैन को या फिर जीएसएम जनरल सेल्स मैनेजर को उसको पे करते हैं वहां से उसके ऊपर। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ द व्हीकल। तो ये ओनरशिप डॉक्यूमेंट जो है ना, ओनरशिप डॉक्यूमेंट ऑफ द व्हीकल इज कॉल्ड टाइटल। ठीक है, तो इट इज नॉर्मली सेव्ड इन गूगल ड्राइव। ये इसको हम लोग ऑनलाइन इसका एक इमेज सेव कर लेते हैं। अच्छा, आगे रीपोजेशन वगैरह इसको बाद में विजिट करेंगे। फिर अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाए आप लोग, ये है व्हाट काइंड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर जनरेटेड विद ईच सेल, गिव एग्जांपल्स ऑफ। टैक्सेस क्या होते हैं, जब सेल होती है तो टैक्स कलेक्ट करते हैं, तो वो टैक्स क्या होता है, हमने क्या करना होता है, लिखा हुआ अभी आपके सामने। Anyone listening? जी सर। मैंने सवाल पूछा है कि अब मैं इस पे आ गया हूँ टॉपिक के ऊपर। ये जो आगे ये आगे टॉपिक है व्हाट काइंड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर जनरेटेड विद ईच सेल। जी सर। इसका मैं पूछ रहा हूँ कि इसके अंदर अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के ऊपर अब आ जाएं कि अगर एक सेल होती है, सेल के अंदर जो है टैक्स कलेक्ट करते हैं, तो वो टैक्स क्या होता है? मैंने बताया तो थोड़ा आप लोगों को। बुक्स के ऊपर कैसे रिकॉर्ड करेंगे टैक्स जो हम लोग कलेक्ट कर रहे होते हैं? सेल्स के ऊपर हम लोग सेल करते हुए टैक्स कलेक्ट करते हैं जो कि हमने बाद में गवर्नमेंट को पे करना होता है। वो टैक्स हमारी फाइनेंशियल एंट्रीज में कैसे ऐड होएगा?
पेएबल है, रिसीवेबल है, एसेट है, एक्सपेंस है, क्या चीज है वो? इनकम है, पेएबल है सर। नहीं पेएबल है। ठीक है। गवर्नमेंट फीस जो सी है वो क्या है? वो भी जो है वो भी पेएबल ही है सर। पेएबल है, ठीक है। वारंटी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, वो जो वारंटी प्रोडक्ट कॉस्ट जो सी है वो क्या है? यानी जो हमने जो वारंटी बेची थी, वारंटी प्रोडक्ट्स में सारा कुछ आया था, जिसमें उसको वीएससी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स को भी कहते हैं, व्हीकल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, गैप एटसेट्रा। वो जितनी भी प्रोडक्ट्स बेची थी उनकी कॉस्ट जो थी ना, जैसे हमने $2000 का सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बेचा है लेकिन उसकी कॉस्ट 1500 है, तो अब हमारी जो पेएबल बन गया है वो 1500 का हमारा ये बन गया, लेके इसका भी वारंटी प्रोडक्ट का पेएबल बन गया। सेल्स कमीशन, जब हम लोग व्हीकल बेचते हैं तो उसके ऊपर हमने सेल्स का कमीशन देना होता है कि किसी को हमने प्रॉमिस किया कि इसको इतने $50 दूंगा, $200 दूंगा, $1000 दूंगा, जो भी है वो उसका कमीशन जो है वो भी अकाउंट्स पेएबल बन गया ना। और इसके अलावा मैनेजर को कमीशन जो बैक एंड से देना होता है, बैक एंड अभी आपको बताया था, फ्रंट एंड और बैक एंड का डिफरेंस। जी सर। उसका जो कमीशन होता है वो भी अकाउंट्स पेएबल बन गया। अच्छा, कस्टमर डिपॉजिट। अच्छा, डाउन पेमेंट और डिपॉजिट में थोड़ा सा फर्क है। डाउन पेमेंट जब सेल हो रही होती है, जब आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, आपको गाड़ी पसंद आई, आपने कहा यार ये लो $500 लो, ये $30,000 की गाड़ी है, टैक्स वैक्स सारा कुछ मिला के प्लस उसके अंदर वारंटी चीजें वीजें मिला के $35,000 बन गया, टैक्सेस, फीस, वारंटी, ये वो। तो आपने कहा यार ये लो, मैंने जो सा ये $5,000 अपनी जेब से दूंगा और 30,000 मैं बैंक से फाइनेंस कराऊंगा। लेकिन आज मैं तुम्हें जो सा डीलर को आप कहते हो कि आज मैं तुम्हें $500 दे रहा हूँ, इसको तुम होल्ड करो 3 दिन के लिए, फिर मैं 3 दिन बाद आऊंगा, फिर 4500 दूंगा और बाकी 30,000 बैंक से फाइनेंस करवाऊंगा। ये चीज समझ आ रही है आपको कि नहीं? ये सिनेरियो समझ आया कि नहीं? ये मैंने जो बताया सिनेरियो। अच्छा, अब इसमें $500 कस्टमर ने दिए हैं, अब वो सेल उसने फाइनलाइज नहीं की है, उसने सेल को अभी उसने कहा कि यार मैं ये मुझे तो, अब वो 3 दिन के बाद आता है, कहता है यार मेरा माइंड चेंज हो गया, मैंने जो सा है वो नहीं लेनी गाड़ी। तो अगर उसको पेपर वर्क में लिखा हुआ है कि ये डिपॉजिट रिफंडेबल है, तो वो क्या होएगा कि वो जो सा है ना वो उसको फिर वापस देने पड़ेंगे। यानी कि जो पैसे लिए थे 500, वो सेल को उस वक्त तक बुक्स पे नहीं पोस्ट करते कि जब तक जो है सेल फाइनलाइज नहीं होती, यानी कि वो प्रॉपर फाइनलाइज नहीं होती, तब तक वो बुक्स के ऊपर पोस्ट नहीं होती। तो उस पोस्ट होने से पहले अगर कोई पैसे ले लें उससे, तो वो हमारा अकाउंट्स पेएबल बन जाता है। ठीक हो गया? ठीक है, ये चीज समझ लें आप दोनों। और नॉर्मली ये सिनेरियो उसी वक्त होगा जब ये कैंसिल हो जाए ना, वो जो सेल्स का जो एग्रीमेंट, अगर लेट्स से वो आगे नहीं प्रोसेस होता तो फिर सम टाइम होता है कि वो कस्टमर को हमें फिर वापस करना होता है, तो ये फिर हमारी लायबिलिटी बन जाता है कि हमने उसको पे ऑफ करना है। ठीक हो गया? मैंने इसमें क्वेश्चन लिख लिया है कि एट व्हाट पॉइंट अ सेल इज पोस्टेड ऑन द बुक्स, यानी कि फाइनलाइज, व्हेन अ कस्टमर साइंस द कॉन्ट्रैक्ट्स, और सेकंड उसका ये है कि व्हेन फाइनेंसिंग इज अरेंज्ड। फाइनेंसिंग यानी कि जो डील की फंडिंग आनी है वो हमें पता, या तो कस्टमर ने देने या बैंक ने देने, यानी कि फाइनेंसिंग और फंड्स आर अरेंज्ड, उसको कह सकते हैं। तो ये उस वक्त जो है वो डील बेसिकली आप उसको पोस्ट करेंगे। तो उससे पहले जो है ना, वो अगर आपने कुछ पैसे ले लिए उससे, तो वो एक तरह से आपका अकाउंट्स पेएबल है, यानी कि वो किसी टाइम भी कैंसिल हो सकते हैं। तो वो जो आप होल्ड करें पैसे, वो बेसिकली आपका पेएबल है, अभी आपका एसेट नहीं बना वो। राइट सर। सेल और रेवेन्यू की एंट्रीज जो है वो भी अपॉन फाइनलाइजिंग आप फिर क्या करते हैं कि नॉर्मली जो सेल, इसके ऊपर नॉलेज आपको बेहतर करेगा, मैं तो इसको क्विकली विजिट करूंगा। जब सेल होती है तो ऑब्वियसली आपकी वो सेल की एंट्रीज खड़ी, रेवेन्यू एंट्रीज खड़ी होती है सारी की सारी, और जितने पैसे जो भी, जैसे $35,000 का टोटल सेल थी, उसमें 35,000 में वारंटी भी था, टैक्सेस भी थे, वो काफी सारी चीजें तो पेएबल थी, लेकिन टोटल अब आपने कलेक्ट करना है कस्टमर से, 30 कस्टमर या बैंक से जो भी है, वो 35,000 है, उसमें से 5,000 कस्टमर ने देना है, 30,000 बैंक से आना है। तो आपका टोटल अकाउंट्स रिसीवेबल $35,000 का खड़ा हो गया इस वक्त। ठीक है, अब उसमें से
जो सा साथ ही आपकी वो भी पेबल्स भी खड़े हो गए कि $2100 आपने गवर्नमेंट को देना है, $1500 आपने वारंटी कंपनी को देना है, कमीशन जो सा $200 इसको कमीशन देना है, $300 उसको कमीशन देना है, 2-3 लोगों को बीच में वो भी जाना है कमीशन वाला भी। तो वो सारे पेबल्स भी खड़े हो गए और रिसीवेबल लेकिन एक ही नंबर बड़ा सा खड़ा हो गया 35,000। अब वो जितनी पेमेंट्स कल को जितनी रिसीट्स आएंगी, यानी कि वो कस्टमर हमें 5,000 देता है लेकिन उसमें से $1,000 चेक पे देता है, $1,000 कैश देता है, $3,000 क्रेडिट कार्ड के ऊपर डाल देता है, या फिर उसके अंदर भी वो हमें कोई वो देता है, क्या नाम है, कोई और किसी और फॉर्म में देता है, कैश देता है, कुछ और चीज देता है। तो वो जितनी रिसीट्स आती जाएंगी वो रिसीवेबल फिर उसको ऑफसेट करती जाएंगी लेके, ठीक है। तो ये चीजें आपको बताता जाएगा नोरेज। तो ये AR की एंट्रीज जो इसी तरह से आएंगी। हाँ, फिर एंड में होगा कि वो जो रिजर्व के पैसे, फर्स्ट को बैंक ने कहा कि मैं आपको $500 दूंगा, वो लेकिन वो सेल में कहीं पे नजर नहीं आ रहे, तो वो हमें उसकी भी एक सेपरेट एंट्री जाके सॉफ्टवेयर के अंदर होता है, एक जगह होती है यहाँ पे हम लोग बता देते हैं कि यार ये 500 उसके भी कलेक्ट करने हैं। तो वो फिर वो क्या होता है, वो बैक एंड में वो भी ऐड करता है कि 500 इसने ये भी रिसीवेबल रहता है इसके अंदर। तो वो $500 वो 35,500 बैकग्राउंड में वो आ जाएगा कि अब 35,000। तो वो जब 500 बैंक से रिसीव होगा तो वो भी फिर ऑफसेट हो जाएगा देखिए। तो अच्छा, इसके अलावा जो है हमने ये इंट्रा कंपनी ट्रांजैक्शन एक बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर एक्चुअली हम लोग मैं क्या करता हूँ, इसको एक सेपरेट बनाता हूँ। तो इसमें इंट्रा कंपनी ट्रांजैक्शंस ये होती हैं कि हमने व्हीकल्स की जो है ना सेल परचेज बिटवीन स्टोर्स और व्हीकल expenses for transportation paid repairs by other stores, service का काम है क्या, service expenses for one store vehicle. अच्छा, ये इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस ये होती हैं जो कि मैंने लिख तो दिए हैं, आप इनको पढ़ लें तो बड़ा क्लियरली आपको समझ आ जाएगा कि एक स्टोर है, एक स्टोर का एक्सपेंस दूसरा स्टोर पे कर रहा है, लेकिन ठीक है, उसमें कुछ भी हो सकता है कि एक स्टोर है उसकी गाड़ी आनी थी जापान से, तो गाड़ी जो लैंड हुई वो कराची में हुई है, लेकिन स्टोर जो है वो कराची में उस कंपनी का जो है स्टोर्स हैं वो एक कराची में था, एक इस्लामाबाद में था, एक पेशावर में था, एक सरगोदा में था। लेकिन गाड़ी जो जापान से आई है तो वो कराची वाले स्टोर ने पेमेंट कर दी, लेकिन जो गाड़ी की जो एक्चुअल जो डेस्टिनेशन है वो इस्लामाबाद वाला स्टोर है। तो जो पेमेंट है कराची वाले स्टोर ने जो की है, तो वो इंट्रा कंपनी एक एक्सपेंस है बेसिक, इंट्रा कंपनी पेबल और रिसीवेबल खड़ा हो गया। इवन दो वो मतलब ओनरशिप तो पूरे ग्रुप की एक ही वो उसमें है, लेकिन फिर भी इंट्रा कंपनी ट्रांजैक्शंस का हिसाब रखना होता है, नहीं तो अदरवाइज वो स्टोर्स की प्रॉफिटेबिलिटी खराब हो जाती है। राइट सर, ठीक है। और फिर ये भी हो सकता है कि कस्टमर जो है वो इस्लामाबाद वाले स्टोर में आया, उसके बाद इस्लामाबाद वाले स्टोर को गाड़ी नहीं थी, तो उसने कराची वाले स्टोर की वेबसाइट दिखा के उसने कहा यार ये यहाँ पे ये मेरे आपके मतलब की आपको रेड कलर की वो चाहिए थी, होंडा अकॉर्ड या सिविक चाहिए थी, वो कराची में हमारे पास खड़ी है, तो वो यहाँ से यहाँ वहाँ से यहाँ पे हम लोग शिप करवा देते हैं। तो वो क्या होगा कि वो कराची वाले स्टोर से जब वो यहाँ पे गाड़ी लाएगा तो स्टोर को आपस में दरमियान में जो ट्रांजैक्शन होगी वो एक तो पहले तो वो उनको आपस में सेटल करना पड़ेगा कि भाई कि तुम क्योंकि एक स्टोर दूसरे स्टोर को बेचे, जरूरी नहीं कॉस्ट बेसिस पे बेचे, वो प्रॉफिट रख के भी बेच सकता है, तो वो फिर वो इंट्रा कंपनी ट्रांजैक्शन में आएगा। इस तरह के और भी सिनेरियोज हैं, इनको डिस्कस करते हैं इंट्रा कंपनी ट्रांजैक्शंस में। ये तो उसकी भी जो ट्रांजैक्शंस हैं बुक्स के ऊपर कैसे आती हैं, अकाउंट्स पेबल्स रिसीवेबल्स, तो वो भी करनी होती हैं, देखनी होती हैं। तो आगे जो लिखा हुआ है व्हेन फंड्स आर रिसीव्ड, अच्छा ये भी उसी का है। सेल के अंदर जब हम लोग रिसीट्स आ रही होती हैं तो
सेल रिसीट्स जिसे कहते हैं, जब हम लोग सेल के बाद पैसे कलेक्ट कर रहे होते हैं तो वो उनको कैसे ट्रीट करते हैं कि वो बेसिकली आपके जो से सेल्स के अकाउंट्स रिसीवेबल्स हैं उनको ऑफसेट कर रही होती हैं। सेल रिसीट्स और ऑफसेटिंग यस रिसीट्स, सेल रिसीट्स आर ऑफसेटिंग सेल्स अकाउंट्स रिसीवेबल्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट समझ आ गई कि नहीं आ गई आपको? जी जी। हाँ, एक और चीज़ है कि मोस्टली सॉफ्टवेयर में ये होता है कि जब आप पैसे कलेक्ट करके उसकी एंट्री करते हैं तो वो जो सॉफ्टवेयर है ना, वो जैसे आपने चेक कलेक्ट किया, टोटल था 35,000, उसमें से आपने $5,000 का चेक कलेक्ट किया, तो वो 5,000 जो है ना अनडिपॉजिटेड फंड्स के अंदर चला जाएगा। अनडिपॉजिटेड फंड्स का एक हेड बना होता है, उसके अंदर चला जाएगा और उसके अंदर नहीं होगा। देखिए तो एक मिनट होल्ड करें यार। Hey Jesse, I'm in a meeting. Give me a few minutes. Let me call you. Or I'm heading over there in like 10 minutes. Okay. अच्छा, ये हो गया। नेक्स्ट आप आ जाए इसके ऊपर, व्हेन फंड्स आर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, यानी इसको आप जब फंड्स को डिपॉजिट करते हैं तो अनडिपॉजिटेड फंड्स का फिर वो ऑफसेट हो जाता है, यानी कि वो बैंक ऊपर चला जाता है और अनडिपॉजिटेड फंड्स का जो सा एसेट अकाउंट, वो भी एसेट अकाउंट है, दोनों एसेट अकाउंट है, आप लोग उनको डिस्कस कर लेना, वो फिर नीचे चला जाता है। नेक्स्ट इसके ऊपर व्हेन कमीशंस आर पेड, यानी जब जो भी चीजें पे हो रही थी, कमीशन, टैक्सेस, ये सारा कुछ जो पे हो रहा होता है, तो वो सारी की सारी जिनसे वो पेबल्स हैं वो भी ऑफसेट होते जा रहे होते हैं। ये दोनों आगे लिखे हैं, वारंटीज, ये वो सारा कुछ उसमें ऑफसेट हो रहा होता है। अगला टॉपिक है सेल्स की कैंसलेशन का। ये जो सा इसको जरा कैसे देखना है, ये आप लोग प्लीज आपस में डिस्कस कर लें, मुझे अब ड्रॉप करना पड़ेगा। और उसके बाद जो हमारे टॉपिक्स रह गए आगे, फिक्स्ड एक्सपेंसेस रिपोर्टिंग और जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, और वो सारा कुछ जो सा वो उसके बाद जो है ना वो हमें वो करना होगा। देखिए ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। ठीक है, तो चलो ठीक है, आप इनको आप नोरेज आप कवर कर लेंगे इन चीज़ों को। ये सेल कैंसिलेशन तक करना है, आज कहाँ तक करना है? सेल कैंसलेशन का क्विकली मैं चलो अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। जब सेल कोई कैंसिल होती है तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है बुक्स के ऊपर या उसका, तो जब भी कोई सेल कैंसिल होती है तो हमने ऑब्वियसली उसमें कई सूरत अलग अलग सिनेरियोज होते हैं कि पॉसिबल ट्रांजैक्शंस ये हो सकती हैं कि हमने या तो जो से फर्ज करें आपने अब यही वाली सिनेरियो लेते हैं कि सेल कैंसिल हुई, $35,000 उसका टोटल उसका था, जो कलेक्ट करना था, जो टोटल उसमें से $5,000 कस्टमर ने देना था, 30,000 बैंक से आना था। अच्छा, कस्टमर ने जो है वो 5,000 दे दिया, बैंक ने भी 30,000 दे दिया, अब वो सेल कैंसिल हो गई। अब कस्टमर के बैंक को तो हमने 30,000 हमने वापस करना है, या उसके ऊपर कई दफा ऐसे भी हो सकता है कि वो 30 से ऊपर भी जा सकता है, उसके अंदर कोई बैंक जो है कैंसिलेशन चार्जेस लगा देता है या कोई और फी लगा देता है, या फिर वो उससे कम भी हो सकता है। फर्ज कर कस्टमर ने 1 या 2 पेमेंट्स कर दी हुई हैं तो वो बैंक की जो है 30 की बजाय वो 29,500 रह गया, तो वो तो बैंक के जो पैसे हैं वो तो हमने वापस करने हैं। दूसरा ये कि उसको कस्टमर के साथ अगर उसने 5,000 है तो दिए थे, तो उसको अब हमने पूरे के पूरे वापस करने हैं या आधे देने हैं या उससे ऊपर देने हैं, तो वो भी फिर एक सिनेरियो है, उसको कैसे हैंडल करना है। तीसरा जो है उसके अंदर ये भी हो सकता है कि फिर जो व्हीकल वो तो एक्चुअली सेल हो चुकी है, वो अगर कैंसिलेशन हो रही है तो उसको हम लोग बेसिकली दोबारा से व्हीकल को अपनी इन्वेंट्री के अंदर ऐड करेंगे, तो एक तरह से वो न्यू परचेज बन जाएगी, और न्यू परचेज कॉस्ट उसकी वो वाली कॉस्ट होगी जो हम लोग जिस पे कैंसिलेशन हुई है, तो वो वाली हमारी न्यू व्हीकल कॉस्ट है। फिर उसके अलावा ये भी हो सकता है कि हमने जो टैक्सेस वगैरह पे कर चुके हैं गवर्नमेंट को, वो अब हमने गवर्नमेंट को नॉर्मली तो हमारा अकाउंट्स पेबल होता है, हमने गवर्नमेंट को पे करने होते हैं, लेकिन अब हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल बन गया, हमने गवर्नमेंट से पैसे वापस लेने हैं वो टैक्स की कैंसिलेशन के, तो वो भी इम्पैक्ट आ गया उसके ऊपर। तो फिर उसके अंदर अगर ट्रेड अगर उसके अंदर इंक्लूडेड हुआ तो वो कैसे हैंडल होएगा। तो ये चीजें सारी फिर
उसके अंदर क्वेश्चंस आपके बनते जाएंगे लेके, ठीक है। इनको हम लोग जरूरी नहीं कि अभी डिस्कस करें, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअली आपको पता होना चाहिए कि ये वाले सिनेरियो आगे आ सकते हैं। इसको अभी डिस्कस नहीं करते, लेकिन मैं आपको कर्सरी यानी कि इसकी ऊपर ऊपर की नॉलेज इस पे ये सोच लें कि इनके ऊपर कैसे ये चीज़ें, कमीशंस भी इन्वॉल्व होते हैं, जो कमीशन पे कर चुके हैं अब हमने वो भी ऑफसेट करने, वापस लेने, अगर सेल कैंसलेशन हुई है तो ये बेसिकली ये चीजें होंगी इसके अंदर। मोस्टली जो चैलेंजेस है वो यही है बेसिकली कैंसलेशन के अंदर, ठीक है। तो अब उसको कैसे मैं करवा दूं कवर? इसको हम लोग आई थिंक आज के लिए काफी है कि अब मैं चाह रहा हूँ कैंसलेशन के अंदर जाने से पहले अब बेसिकली जो है किस चीज को कवर करना चाहिए वो आप ऑक्शंस को विजिट करें और बैंक्स को विजिट करें, और उसके अलावा जो है फ्रेजर को विजिट करें आप लेकर, ठीक है। तीन चीजों को आप विजिट करें, ऑक्शंस, फ्रेजर्स, और मेरे ख्याल में स्टार्ट आप फ्रेजर से करें कि व्हीकल ऐड कैसे होती है, उसकी कॉस्ट वगैरह कैसे ऐड होती है फ्रेजर के अंदर, और सेल कैसे होती है, ठीक है। और उसका जब करें आप लोग तो प्लीज उसकी जो है ना वीडियोस भी आप बनाते जाएं, स्क्रीन शेयर करते हुए वीडियोस रिकॉर्डिंग ऑन कर लें, उनको हम लोग बाद में फिर रीविजिट करते जाएंगे देखने के लिए कि क्या क्या चीजें उसमें ठीक हैं या गलत हैं, जो भी इस तो दोबारा रीविजिट कर लें उसको। आप लोगों के पास एक्सेस है ना फ्री ईयर, इनको एक्सेस दी है सर आपने? नहीं मैंने नहीं दी हुई है, आपको ये बताना पड़ेगा। पहली बात तो ये एक्सेसेस का भी सेटअप करें कि किस तरह से एनी डेस्क मेरे ख्याल में इंस्टॉल कर लें, एनी डेस्क के लॉगिन मैंने दिए हुए हैं, एनी डेस्क देता हूं इनको। हाँ एनी डेस्क लॉगिन करके आप लोग उस पर मीटिंग अरेंज कर लें। एनी डेस्क के अंदर ही मेरे ख्याल में मीटिंग भी हो सकती है, उसके अंदर रिकॉर्डिंग कर लें, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह अगर तो होती है वहीं पे तो करके रिकॉर्डिंग मैं दे देना, मैं फिर आपको चैनल दे दूंगा वहाँ पे अपलोड कर देना ताकि उसको रिविजिट कर सके। सही है, चला इसके करता। अच्छा आप दोनों के पास एनी डेस्क हुआ है? ठीक है जी, मैं ड्रॉप हो रहा हूँ कॉल से, ठीक है। आप लोग कैरी ऑन करें, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। यू वेलकम। मैं ड्रॉप हुआ तो ये ना हो कहीं कॉल ही ना पूरी ड्रॉप हो जाए। एक मिनट, मेरा ख्याल में नहीं होना चाहिए, मेरे से ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। मैं अगर हो गई तो आप लोग कर लेना, ठीक है। ओके।